जैसे कि पिछले क्लास में तुम लोगों को बताया गया था कि इटालियन यूनिफिकेशन, इटली कैसे यूनिफाई हुआ, जिसमें जो भी रोल रहा है, चाहे गैरिबल्डी का रोल हो, है ना, या फिर किसका रोल हो, हाँ मैजिनी का हो, या फिर कैवियर का हो। ये तीनों, कैवियर मेन थे जिन्होंने पूरा यूनाइट करने का प्रयास किया था। मैजिनी जानते हो, यंग सोसाइटी जो इटली का फॉर्म किए थे 1830 के आसपास जब चल रहा था। और जो नीचे से जो गैरिबल्डी थे, जो साउथ का जो रिलेशन था, ठीक है, तो कैसे बगावत हुआ, किस तरह फिर से इंटीग्रेट किया गया, सडोबा का क्या रिलेशन था, जो ऊपर पर्सिया भी जो चल रहा था यूनिफिकेशन, ऑस्ट्रिया को कैसे हटाया गया, है ना, तो बहुत तरह का बात था। तो ये हमने जाना इस चीज़ को। आज जानते हैं अलग नोट्स, बहुत सारे चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है तुम लोग के लिए। तो बिस्मार्क का वो नहीं दे रहे हम, बिस्मार्क फॉरेन पॉलिसी का क्या अंतर है वो अभी की ज़रूरत नहीं है, बाद में तुम लोगों को बताया। बिस्मार्क फॉरेन पॉलिसी क्यों जानोगे अभी, क्योंकि वो तो बाद का चीज़ है, जर्मनी में जानोगे, तो वो चीज़ मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। ये बाद में पढ़ाऊँगा तो पेजेस फिर से आ जाएंगे। तो इटली देख लो बच्चे लोग, फिर से देख लो, मैप देख लो कि किस तरह ऑस्ट्रियन एम्पायर का, जो जानते हो लोम्बार्डी और वेनेजिया में, इसी को वेनेसिया बोल रहे थे हम लोग, तो किस तरह है, मिलन वर्ड भी आता है, वही लम्बार्डी का प्रोविंस का, वो जो मिलन एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हो, कैपिटल कह सकते हो उसको। उसके बाद देखो पिडमेंट है, पिडमेंट और सरीना के बारे में जिक्र हुआ ही था। पिडमेंट और सरीना किसके हाथ में था, जो वहाँ का इंडिजीनियस डायनेस्टी था, हाँ चार्ल्स ट्री करके कुछ था ना, ये ऐसे था। उसके जो बच्चे हुए, बेटे हुए, तो बेटे ने भी बहुत हेल्प किया था, है। तो उसका नहीं, जो देखो तो मोडेमा, पार्मा, ये सभी चीज़ देख लो। उसका पैपल स्टेट है, रोम का देखो, रोम भी देख लो। उसका जो किंगडम है, नेपल्स है और सिसली है, यहीं पे गैरिबल्डी का जो था, गैरिबल्डी ने यूनाइट कर लिया था इसको, एंड सो ऑन। तो अब हम लोग करेंगे, आगे चले जाओ। लीडर्स देख लो, मैजिनी साहब देख लो, गैरिबल्डी, कैवियर देख रहे हो, कैवियर का पर्सनैलिटी खतरनाक है ना, खतरनाक है। अब देखो यही है तुम्हारे वहाँ चार्ल्स के बेटे जो बने थे किंग, क्या नाम था कोमल इनका, इमैनुअल कुछ नाम था ना इनका, हाँ। चलो तो अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। अब दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं और इसको आराम से ले जाएंगे, डोंट वरी, क्योंकि हम ऑप्शनल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, इसको आराम से ले जाएंगे। बैकग्राउंड ऑफ इटली, इटली का बैकग्राउंड ऐसा क्या रहा पहले, तो कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर, देखो पूरा हिस्ट्री से जोड़ेगा इसको। तो रोमन एम्पायर का जब कोलैप्स होने की, याद करो तुम लोग, रोमन एम्पायर के बारे में बहुत बढ़िया तुम लोग को बताया गया था कि कैसे रोमन एम्पायर 6th सेंचुरी डिसइंटीग्रेट हुआ था। तो नीचे बेजेंटाइन एम्पायर बना, और ऊपर ऐसा ही रहा, ऊपर लैंड लॉर्डशिप वाला बहुत चीज़ चल रहा है, फ्यूडलिज्म वाला चल रहा है ना। और फिर बेजेंटाइन एम्पायर को बाद में आकर ऑटोमन एम्पायर ने वो किया था। उसके बाद किस तरह मेडिटेरियन सी पे दबदबा हुआ है, और फिर ऑटोमन एम्पायर तुम्हारा जाके फर्स्ट वर्ल्ड वार में गिरा था, और उसके खिलाफत इशू इंडिया में, तो सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो जानने का प्रयास करो कि फर्स्ट सेंचुरीज आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर, द इटालियन पेनिनसुला हैड बीन होम टू एन ऑड ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट स्मॉल टेरिटोरियल स्टेट्स। कितना बढ़िया बात किया यहाँ पे कि जब रोमन एम्पायर का कोलैप्स हुआ 6th सेंचुरी में, उसके बाद इटालियन जो पेनिनसुला वो अलग अलग भाग में टूट गए, छोटे छोटे ग्रुप में, और छोटे छोटे ग्रुप अपने अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट साम्राज्य चला रहे हैं, है ना, अलग अलग ग्रुप। तो अभी बहुत पहले का हिस्ट्री। अब याद करो, यदि मैं तुम लोग को बताना चाहूँ तो मैंने ये भी बताया था कि रिनांसास और रिफॉर्मेशन में इटली का कितना बड़ा रोल था, कैसे बेजेंटाइन एम्पायर का वो जगह से, कॉन्स्टेंटिनोपल से कैसे लोग आ रहे थे, और इधर कैसे संरक्षण मिल रहा था इटली में, क्योंकि इटली में चाहते थे कि फिर से यूनिफाई हो। याद करो सभी चीज़ को, तभी तो रिनांसास, रिफॉर्मेशन, ये सब पीरियड शुरू हुए थे, इनलाइटमेंट उसका आगे का चीज़ है। दिस स्टेट्स वेर ओकेजनली सब्जेक्ट टू फॉरेन डोमिनेशन बाय लार्जर स्टेट्स including Spain, France and Holy Roman Empire early on and later, Bourbon imperial forces and the Habsburg of Austria। देखो कितना बढ़िया बात किया कि जो भी छोटे जो भी हमारे स्मॉल टेरिटोरियल स्टेट्स थे, वो कभी कभी दूसरे फॉरेन पावर उसको दबा देते थे, रख लेते थे टाइम टू टाइम, अलग अलग टाइम टू टाइम क्या रहा, अलग अलग, जैसे नेपोलियन के टाइम में नेपोलियन रहा, उससे पहले ऑस्ट्रियन एम्पायर था, फिर उसके बाद ब्रिटिश भी कोशिश किया, यानी कि हर साम्राज्य उसको कर रहा है, बड़ा पावर उसको लीड करने का प्रयास कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि टू डोमिनेशन बाय द लार्जर स्टेट्स, उसमें क्या स्पेन का भी करना चाह रहा है, स्पेन बगल ही में है, देख सकते हो, है ना, स्पेन करना चाह रहा है, कभी फ्रांस करना चाह रहा है, कभी होली रोमन एम्पायर ही कर रहा था पूरा एज अ होल। बात समझे? तो बॉर्बन है, इम्पेरियल फ्रांस है, इम्पेरियल फ्रांस मतलब वही है कि नेपोलियन का बोल रहा है,
तो डगर डगर पे आए हैं, जैसे ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग है तुम्हारा, हाँ ये सभी किए हैं इसके ऊपर साम्राज्य इटली को अलग अलग टाइम में। तो रिनांसास पीरियड देखो कितना बढ़िया बात है। रिनांसास पीरियड में देखो द आइडिया ऑफ इटली एज अ यूनिटी इंटिटी, इटली एक इंटिटी है, एज अ होल है, ऑफ इटालियन एज अ नोबल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड ऑफ द कॉमन कल्चरल रूट्स ऑफ द इटालियन सिटी स्टेट्स हाउएवर कैन बी ट्रेस बैक टू द रिनांसास पीरियड एंड इवन अर्लियर। देखो कितना बढ़िया बात बोला कि यदि इटली का हिस्ट्री जानोगे, बैकग्राउंड जानोगे, तुमको रिनांसास पीरियड में अपने आप को विजिट करना होगा, वहाँ जानोगे क्या कल्चर रहा है। क्यों? क्योंकि रिनांसास पीरियड ही था जिस पीरियड में स्कॉलर्स लोग इटली में आके अपना गढ़ बनाए, और वहीं से शुरू हुआ है पूरा यूरोप में कि रिनांसास क्या होना चाहिए। हाँ इटली फर्स्ट है स्टेट, बताए थे तुम लोग को रिनांसास पीरियड में कि जहाँ से स्टार्ट हुआ था रिनांसास। यस यू नो दिस थिंग। तो वहीं पे बताया गया कि जो आइडिया ऑफ इटली एज अ इंटिटी एक है, जहाँ पे इटालियन नोबल थे, ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस था उनका, कॉमन कल्चरल रूट्स था, ठीक है। इसको जानना है तो तुमको रिनांसास पीरियड में जाना होगा, या उससे पहले भी पीरियड में जाके तुम जान सकते हो इस चीज़ के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशन देखो, थर्ड देखो बैकग्राउंड बता रहा, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियनिक वार्स। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन उसका क्या प्रभाव पड़ा इटली पे, इटली का बैकग्राउंड समझने के लिए। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन 1789 एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 एंड द नेपोलियनिक वार्स गिव इम्पेटस टू द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इटालियन पीपल हु शेयर्ड सेम लैंग्वेज, customs, more and cultures, more cultures and art and culture कह सकते हो। कहने का मतलब क्या कि जब रिनांसास हुआ तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फिर नेपोलियनिक वार्स हुआ, ये तो बढ़ाया ही, नेशनलिज्म का बीज तो बोया ही गया, यहाँ से नेशनलिस्टिक फीलिंग आया। क्यों? लैंग्वेज के नाम पे लोग यूनाइट हो रहे हैं, होते हैं लैंग्वेज के नाम पे। हमारा साउथ इंडिया देख लो, लैंग्वेज के नाम से ही बना है स्टेट। तेलुगु देशम पार्टी कैसे बना? तेलुगु को करने के लिए। तेलंगाना कैसे बना? तेलुगु का एस्पिरेशन पूरा करने के लिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लोग नेशनलिज्म के चादर में ओढ़े पड़े हैं, और किस किस बेसिस पे? लैंग्वेज बेसिस है कोमल, कस्टम्स है, सेम है जो यूनाइट कर रहा है हमको। कांग्रेस ऑफ वियना देखो, और क्या नहीं हुआ इसके साथ। आफ्टर द फॉल ऑफ, जानते हो 1815 का वही मेटरिक सिस्टम। द 4 ग्रेट पावर्स ऑफ यूरोप, जानते हो कौन कौन थे? ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया एंड रशिया। maintained that Italy was not sufficiently strong or self-supporting to stand alone। इन्होंने बोला कि इटली इतना मजबूत नहीं कि अकेले खड़ा रह सके, और यही कारण है कि अपने अलग अलग जगह पे अपना अपना साम्राज्य है। ऑस्ट्रिया का ऊपर है, वेनेसिया लोम्बार्डी में है, फ्रांस का नीचे भी है, पोप का फ्रांस का अपना भी है, समझ रहे हो। ऑस्ट्रिया चाहता था कि जितना ही पहले वाला बॉर्बन डायनेस्टी हो या पहले वाला जो है वो हो, 4 पावर तो मिले ही हुए थे। और ब्रिटेन चाहते थे कि इस तरह फ्रांस खत्म हो जाए, इसलिए वहाँ पे सिस्टम भी लगा दिया, बफर वाला जोन। समझ प्रयास करोगे, 4 पावर ने डिक्लेयर कर दिया कि बाबू इटली कुछ नहीं, ऐसे फ्रजाइल है, रहने दो उसको इस तरह। द अरेंजमेंट्स वर मेड इन द कांग्रेस ऑफ वियना व्हिच परपेचुएटेड द डिवीजन ऑफ इटली एंड फॉरेन रूल व्हिच हैड एग्जिस्टेड प्रीवियसली। सही बात है ना कि जो कांग्रेस ऑफ वियना में जो मेटरिक सिस्टम बना, उसमें एज इट इज नेपोलियन आने से पहले जो था उसी को फिर से रिवाइव करो, और रिवाइव करने की वजह से ही नहीं हुआ, नहीं तो ऑस्ट्रिया को तो खदार के फेंक दिया था, वो फेंक दिया था, फिर न लाया गया वो सब चीज़। फ्रांस ही था ना पूरा, यानी कि नेपोलियन ही थे पूरा। तो ये बोला कि अरेंजमेंट फिर से बनाया गया वियना, जो कि बोला कि नहीं, इटली का डिवीजन होना चाहिए जो पहले था, जैसा था पहले, यानी कि स्टेटस को मेंटेन करना है पहले वाला। द कांग्रेस ऑफ वियना गेव नो इम्पोर्टेंस टू द ग्रोइंग पॉपुलर फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म। तो वही कोई मतलब ही नहीं है नेशनलिज्म को, मेटरिक सिस्टम पूरा दबा कर क्या नेशनलिज्म फालतू का चीज़ है। तुम्हारे नेशनलिज्म के चक्कर में क्या हमारा डायनेस्टी बर्बाद कर दे क्या? हम अपना राजा ही बन के रहना चाहते हैं, डायनेस्टी चलाना चाहते हैं। जाओ बाढ़ में जाए तुम्हारा नेशनलिज्म। बाद में 1830 में चुनौती, 1848 में और चुनौती, अब बाद में जाके इटली यूनिफाई भी होता है, 71-72 जो भी पीरियड है तुम्हारा, है ना। एंड गाइडेड बाय द टेनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर एंड टू मेंटेन द लेजिटिमेसी ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्की। देखो कितना बढ़िया वर्ड दिया गया है कि अपना बैलेंस ऑफ पावर, अपना रोटी सेकने के लिए इटली को यूज़ किया जा रहा है, और मेंटेन किया जा रहा है कि जो पहले मोनार्की का जो लेजिटिमेसी था वही बरकरार रहे। द सेम वॉज रिफ्लेक्टेड इन द केस ऑफ इटली। और यही चीज़ इटली भी अछूता नहीं था, इटली में भी यही हुआ है, फ्रांस में भी यही हुआ है, बाकी जितने भी अगल बगल स्टेट्स थे सब में यही हुआ। द ओनली इंपॉर्टेंट टेरिटोरियल चेंजेस कंपेयर टू द सिचुएशन बिफोर 1789 वॉज द एनेक्सेशन ऑफ वेनेसिया रिपब्लिक बाय ऑस्ट्रिया एंड ऑफ द फॉर्मर गेनोस रिपब्लिक बाय पिडमेंट। देखो जो चेंजेस आए, स्टेटस को तो मेंटेन कर दिया गया, मतलब थोड़ा सा चेंजेस आए, क्या हुआ
कि अब वेनेशिया को ऑस्ट्रिया ने कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया जीता हुआ है और मैटरनिक है, ऑस्ट्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, चांसलर है वहाँ का। तो एक चीज़ यही आया कि ज्योग्राफी में कि स्टेटस को तो मेंटेन कर दिया, मगर ये लोग को चाहिए टेरिटोरियल गेन। टेरिटोरियल गेन चाहिए क्योंकि जीते हो तो टेरिटोरी लोगे। यही कारण है कि फ्रांस का बहुत सारा टेरिटोरी ले लियो तुम। थोड़ा सा चेंजेस तो तुमको दिखेगा, स्टेटस को मेंटेन तो होगा पहले वाला, मगर थोड़ा लैंड भी लोगे क्योंकि विक्टर पावर्स हो तुम। सिंपल बात है, वही बोल रहा है कि द ओनली इंपॉर्टेंट टेरिटोरियल चेंजेस कंपेयर टू द सिचुएशन बिफोर 1789 हुबहू होना चाहिए था, मगर थोड़ा सा चेंजेस आया। क्या चीज़ का? कि वेनेशिया रिपब्लिक को ऑस्ट्रिया ने ले लिया ना, वही जो लंबार्डी और वेनेशिया दिखाते वो ऑस्ट्रिया ले लिया, एंड ऑफ द फॉर्मर जेनोसाइड रिपब्लिक बाय द पिडमेंट। और जो तुम्हारा दूसरा जो था वो पिडमेंट को ले लिया, दूसरा वाला। मैटरनिक द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द कांग्रेस ऑफ वेना रिगार्डेड इटली एज द मेलिया ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। यही तो सिविल सर्विस पूछ लेता है। मैटरनिक क्या बोलते हैं? केवल ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है, मतलब ये लगता है ज्योग्राफी है, मैं इतना फ्रेगमेंटेशन है। ज्योग्राफी मतलब एक कंक्रीट बाउंड्री होना चाहिए ना, एक कंक्रीट टेरेन होना चाहिए। तो बोला कि खाली नियर है ये ज्योग्राफी, नाम के लिए ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि अलग अलग पावर अलग अलग रख रहे हैं इसको। इसका मतलब ये हुआ ऑस्ट्रिया इन्फ्लुएंस इन द पेनिनसुला वाज ऑगमेंटेड टू एक्ट एज अ बैरियर टू एनी न्यू फ्रेंच। हाँ, ऑस्ट्रिया का पूरा दबदबा है फ्रांस उसमें, इटली में। ये देख लेंगे, झाड़ देंगे तुमको, आओ फ्रेंच करके देखो, नेपोलियन जो किया अब उन्हें नहीं देंगे हम। ये पूरा दबदबा, यही कारण तो ऊपर वाला चीज़ ऑस्ट्रिया के अंदर है। अटैक करेगा तो बाबू हवाई जहाज थोड़ी है उस समय, अटैक करेगा तो ऊपर से अटैक करेगा, तो रखे तो हैं ऑस्ट्रियन से, और क्या चाहिए तुमको? समझ रहे हो बात को ना, कि किस तरह यहाँ पे मियर ज्योग्राफी वाला एक्सप्रेशन दिया गया, और ये सिविल सर्विस में पूछा जाता है। ऑप्शन में उठा के देख लो। मैटरनिकी वो आदमी जो बोला कि फ्रांस सीखता है तो सबको सर्दी लगता है, तो इसका हर एक स्टेटमेंट पे बहुत बड़ा तंज है। फ्रांस का उस समय का, यूरोप का बहुत बड़ा रियलिटी छुपा है उसके अंदर। तो देखते हैं और क्या क्या हुआ था। द वेरियस यूनिट्स इन इटली वेर एज फॉलोस। लॉम्बार्डी एंड वेनेशिया देखो, आप तुमको मिल जाएगा। यू कैन गो। अब देखो लॉम्बार्डी एंड वेनेशिया, आज तुम लोग जो देखे हो, आज मैप ऊपर जो दिखाए हैं तुम लोग को कि लॉम्बार्डी एंड वेनेशिया के बारे में। अब वेनेशिया देखो स्पेलिंग VENETI है, उसमें समझ गए ना, नाम एक्चुअल में ये था पहले। बोथ वर प्लेस अंडर डायरेक्ट ऑस्ट्रियन रूल, नो डाउट अबाउट इट। दोनों रख लिया गया अलग अलग फैक्शन से। क्यों मियर एक्सप्रेशन, मियर ज्योग्राफी एक्सप्रेशन कहा जा रहा है? तो देखो यही तुमको समझा रहा है। नेपल्स एंड सिसिली, याद आया डायग्राम? नहीं तो डायग्राम ऊपर जाके देख लो, और डायग्राम एक बार जाके देख लो, डायग्राम देख लो, देख लो डायग्राम, जितना देखोगे उतना। नेपल्स एंड सिसिली ऊपर जाके पहला वाला डायग्राम देख लो, सबसे बेस्ट है। वेनेशिया ऊपर देख लो, लंबार्डी देख लिया तुम लोग, तो ये नेपल्स और सिसिली, हाँ हो गया, हाँ बिल्कुल। तो रिलेट करो, जितना मैप देखोगे उतना माइंड स्ट्रांग होगा। तो ऑस्ट्रियन आर्म्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरिंग द टायरेंट बॉर्बन रूलर किंग फर्डिनेंड। यस कमिंग। देखो तो वही बोल रहा है कि जो टू सिसिली का बात करते हैं हम लोग, नेपल्स और सिसिली का बात करते हैं, है ना। सिसिली मतलब होता है आइलैंड, छोटे छोटे वाले। तो यदि हम बात करें, ऑस्ट्रियन आर्म्स रिस्पॉन्सिबल था कि जो पहले बॉर्बन डायनेस्टी था वहाँ पर नीचे वाला वो एज इट इज़ रहे। तो ये बोले तो थे कि ऑस्ट्रियन मैटरनिकी क्या बोला कि हमारा काम है कि हम आर्म्स देंगे आपको, हम आर्मी देंगे आपको, जैसा है वैसा मेंटेन करने के लिए। तो वही चीज़ किया जा रहा है कि ऑस्ट्रियन आर्म्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द टायरेंट। टायरेंट मतलब क्या था? जुल्मी। यदि हिंदी में अनुवाद करोगे तो जुल्मी, जो जुल्म करने वाला जो है। आर यू ओके? ठीक है। बॉर्बन रूलर किंग, जो किंग क्या था? फर्डिनेंड थे। ही इमीडिएटली कंक्लूडेड एन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव ट्रीटी विद ऑस्ट्रिया। उसके बाद तुरंत उसको फर्डिनेंड को जब बैठाया गया वहाँ पे ये टू सिसिलीज में, उसके बाद क्या किया? ट्रीटी बनाया ऑस्ट्रिया के साथ। इस आदमी का, फर्डिनेंड का साइन हुआ। समझ गए कि किस तरह हमको आप असिस्ट करोगे, कैसे ये ज़मीन मेरे हाथ में रहेगा, इस सो। तो समझने का प्रयास करो कि लोम्बार्डी और वेनेशिया डायरेक्ट ऑस्ट्रियन है, ऑस्ट्रियन कंट्रोल है। और इसमें क्या है, दूसरे वाले जो टू सिसिलीज था, जो नेपल्स और सिसिली है, नेपल्स और सिसिली में बॉर्बन डायनेस्टी है, मगर किसके हेल्प से? ऑस्ट्रियन के हेल्प से, क्योंकि ट्रीटी साइन हुआ है वहाँ पे। अब देखो पेपल स्टेट्स देख लो, देखो बहुत बढ़िया दिया है। पेपल स्टेट्स में रूल बाय पोप, जान रहे हो, पेपल स्टेट भी था वहाँ पे। अब उसके बाद देखो मोडेना, फार्मा और टुस्कानी, याद आया तुमको, है ना। तो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस और पर्सन्स फ्रेंडली टू ऑस्ट्रिया और रिलेटेड टू द हाउस ऑफ द हैब्सबर्ग वर मेड रूलर्स। भाई भतीजा बात कोमल यहाँ पे, कि जो यानी कि ऑस्ट्रिया का पूरा ही वहाँ पे वो साम्राज्य है,
अलग 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 तरीके से। तो ये जो फिर से जाओ, मैप बार बार विजिट करने का प्रयास करो कि फार्मा, मोडेना और टुस्कानी, ऊपर चले जाओ। हाँ पहले वाला देखो, सबसे अच्छा पहला मैप अच्छा है। टुस्कानी है, ठीक है, मोडेना है, फार्मा है। यहाँ पे सब चंगड़ा लोग को बैठाया, कुछ नहीं। ऑस्ट्रेलिया का जो भी था जान पहचान का रिलेटिव लोग वहाँ बैठा देगा, बैठो बाबू झुंझुना बजाते रहो यहाँ पे, और कुछ नहीं। क्या करोगे तुम लोग? हाँ, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस हो या पर्सन जो फ्रेंडली था ऑस्ट्रेलिया का या उस घर के आसपास जो तुम्हारा, क्योंकि हैब्सबर्ग तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया का एम्पायर का नाम है, जैसे बॉर्बन तुम्हारा फ्रांस का हो गया इधर का, तो हैब्सबर्ग एम्पायर तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया का था, उसी का रिलेटिव्स प्रिंसेस का ये हैब्सबर्ग बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया का रिप्रेजेंट करता है, जैसे बॉर्बन इधर का उधर का हैब्सबर्ग। तो इसको बैठा दिया, चेगड़ा लोगों को बैठा दिया, रूरल बना दिया। पिडमेंट देखो, पिडमेंट में क्या क्या था देखो, सबॉय है, नाइस है, गेनॉय है, आइलैंड ऑफ सर्डिना है। पिडमेंट के अंदर इतना कुछ है। तो एक बार जाओ, सबॉय देखो, नाइस देखो, गेनाओ देखो और सर्डिना देखो। सर्डिना तो तुम लोग पते हैं, मैं पहले समझ लो कि क्या किसके अंडर है ये। दिस वाज एन ओनली इटालियन स्टेट अंडर द इटालियन रूल। बस इटली का जो रूल है, यानी कि इंडिजिनस जो रूल है मात्र यहाँ पे है। तो इस तरह मेयर एक्सप्रेस, अब तुमको पूछा जाएगा सिविल सर्विस में कि क्यों इटली को उस समय मेयर ज्योग्राफी एक्सप्रेशन कहा गया है, तो ये सभी चीज़ लिखने होंगे तुमको कि एक कंट्री एज अ होल में अलग अलग जगह पे अलग अलग साम्राज्य है और अलग अलग पावर चल रहे हैं वहाँ पे, और कितना मशक्कत करना पड़ा कैवियर को उसको एक करने में। तो ये देख लो जाके, सबॉय, नाइस, गेनॉय और आइलैंड ऑफ सर्डिना, ये दूसरा मैप में दिख जाना चाहिए तुम लोग को। देखो ये छोटा छोटा एरिया है उसका। हाँ चलो, किंगडम ऑफ सर्डिना देखो, दिख रहा है ना तुम लोग को, सर्डिना, हाँ किंगडम ऑफ सर्डिना है। तो ये छोटे छोटे जो एरिया है, गेनो है तो देखो वहाँ पे तो नाइस है। तो पहला वाला देखो, गेनो है, पिडमेंट है कि नहीं है, पिडमेंट है, टूरिन है, पिडमेंट नाइस है, ऊपर देखो, और सर्डिना है, यानी कि एक साथ है सभी। पिडमेंट एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, उसमें छोटे छोटे जो एरिया है एक साथ है वो, और सर्डिना ये इंडिजिनस। बताओ इंडिजिनस इटली को बताओ, रूल वो कर रहा है इंडिजिनस, कहाँ कहाँ है वो? एक इधर है, एक आइलैंड है वो, और वो इटली को पूरा करेगा। तो समझो कि इटली तो कितना बुरा स्थिति था इटली का, बुरा स्थिति था कि इंडिजिनस किंगडम के पास ये दो छोटा हिस्सा है, बाकी सब दूसरा कोई रूल कर रहा है। दिस वॉज ओनली इटालियन स्टेट अंडर। अब देखो द ट्रेडिशन ऑफ लोकलिज्म एंड सेपरेटिज्म, ये क्या है? तो समझो बात को कि दो इटली फॉर्म्ड अ यूनिटी ऑन द मैप्स, there are many natural barriers, particularly mountain ranges and too few roads। देखो कितना बढ़िया बात किया है। मैप में भले ही तुम देखो तो तुमको लगेगा कि एक आइलैंड है, हाँ, मगर जब तुम टेरेन देखोगे इसका, हाँ जीपीएस से या जूम करके जब देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें। क्यों? नेचुरल बैरियर्स है, पहाड़ है, पानी है, नदी है, ये हो नेचुरल बैरियर्स है। तो नेचुरल बैरियर्स भी कभी कभी तुमको दिक्कत देते हैं इनाइट करने में, नंबर वन। स्पेशली वही माउंटेन रेंजेस बोला, और बहुत कम रोड है, क्योंकि रोड जितना होगा उतना कनेक्टिविटी होगा, उतना नेशन एज अ होल काम करेगा। रोड कम होता है तब ना हम आज हम नॉर्थ ईस्ट पहुंचने के लिए हम कलादान प्रोजेक्ट का बात करते हैं, तब ना हम चिकन नेक का बात करते हैं सिलीगुड़ी का, तब ना हम ट्राइलेटरल हाईवे का बात करते हैं। समझने का प्रयास करो, क्योंकि अपना लैंड को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये प्रॉब्लम था इटली में। दूसरा क्या है? This hindered concreted action in spite of the shared common culture and language. There exists a great diversity among Italians at that time. बोला कि यही सब हिंडर प्रूव कर रहे थे, यानी कि ये सब लिमिटेशंस थे, जिसके वजह से हालांकि लैंग्वेज सेम था, कस्टम सेम था, कल्चर सेम था, उसके बावजूद भी यूनाइट नहीं हो पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। समझ रहे हो बात को? क्योंकि ग्रेट डाइवर्सिटी था वहाँ पे, लोग अलग थे मगर लैंग्वेजेस सेम था। अब लैंग्वेज ही बाइंड कर सकता है, कस्टम ही बाइंड कर सकता है किसी को। आज हिंदू बोल देते हो, हाथ खड़ा कर देते हो, क्यों? राम जी सबके एक है, कृष्ण जी एक है, मैं एक होने के बावजूद भी मानो कि लैंड नहीं है, बीच में माउंटेन है, तो कौन एक है कहाँ पता चलेगा? तो कनेक्टिविटी से पता चलता है ना, ये हिंडर है। द नॉर्दर्न प्रोविंस, आप देखो अब अलग अलग देखो, कोई स्टेट बहुत बढ़िया, हमारा इंडिया का महाराष्ट्र बहुत बेजोड़, उड़ीसा बहुत पीछे है ना। तो आप देखो कि नॉर्दर्न प्रोविंसेस वर रिच एंड अर्बन, शहरी वाला है, रिच है, वाइल द साउदर्न प्रोविंस वर रिलेटिवली पुअर एंड रूरल। वही नॉर्थ साउथ डिवाइड जो साउथ यूएस में हुआ तो वही वाला चीज, एग्जैक्टली वही वाला। क्यों नॉर्थ स्ट्रॉन्ग रहेगा? क्योंकि ऊपर से फ्रांस का दबदबा, यूरोपियन पावर का दबदबा, जब दबदबा है तो असर करेगा वहाँ पे, समझे ना? तो वही चीज हुआ है।
देयर वॉज एन ऑस्टेंसिबल इकोनॉमिक डिवाइड, हाँ डिवाइड है, कोई बढ़िया है कोई नीचे है, यानी कि पूरी तरीके से सेम यूएस वाला स्थिति। वे ऑफ लाइफ डिफर्ड ग्रेटली बिटवीन द साउदर्न एंड नॉर्दर्न इटली, दोनों का जीने का तौर तरीका ही अलग है। ऊपर लोग बहुत मस्ती में जी रहे हैं, अर्बन कल्चर है, नीचे लोग अलग हिसाब से जी रहे हैं, डिफरेंट है, दोनों का तौर तरीका ही डिफरेंट। पैरोकियल इंटरेस्ट एंड जनरल डिसेंशन सीम्ड मोर फ्यूचर ऑफ इटालियन लाइफ देन यूनाइटेड एक्टिविटी। बोला क्या ये यूनाइट होगा, जहाँ तो डिसेंशन दिखते था, मतलब तोड़ फाड़ वाला चीज़ दिखता था। यूनिटी भले ही कर दे, मजा तोड़ने फाड़ने में। जैसे गरीबल्डी का भी एग्जाम्पल देख लो, उसको बोला कि इटली यूनिफाई करके दो हमको, वो तो अपना दोस्त रख लिया, बोला कहा है का साउथ ईस्टर्न हमेशा नीचे ही रहा रखेंगे, यानी कि कोई बस कैवियर छोड़कर तो कोई सोच ही नहीं रहा है कि कंट्री एक हो। तो वही बोला जा रहा है कि जो पैरोकियल इंटरेस्ट है, यानी कि नैरो माइंडेड वाला जो इंटरेस्ट है लोग का, ठीक है, और जनरल डिसेंशन है, मतलब जनरली बोलना किसी का और है, इसका कुछ और है, मतभेद, डिसेंशन मतलब होता है मतभेद एक टॉपिक को लेके। यही सब रीजन की वजह से क्या हुआ, ये सब चीज़ बहुत कॉमन था इटरनल लाइफ में। यूनिफाइड एक्टिविटी से ज़्यादा तुम्हारा ये बगावत वाला चीज़ था। अब उस बीच में एक लीडर को आना और यूनिफाई कर देना, हमारा कंट्री देखो ना, हमारा कंट्री का इंडिपेंडेंस से मिलता जुलता चीज़ है ना, इतना डाइवर्स कंट्री, सो डिफिकल्ट। देखो कंट्री ऐसे नहीं बनता है, देखो देख रहे हो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, फिर उसको कैसे यूनाइट किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, सो मेनी डिफिकल्टी। आगे देखो, देयर वाज नो स्टैंडर्डाइजेशन इन द करेंसी। बताओ करेंसी में कोई स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है, एक करेंसी वहाँ नहीं चल रहा है, नॉर्थ में, नॉर्थ का साउथ में नहीं चल रहा है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। वहाँ का 10 रुपये यहाँ 5 रुपये बन जा रहा है, तो कंट्री एज ए होल कैसे बन सकता है। अभी गांधी बाबा का 10 रुपये का नोट जाएंगे हम बंगाल में, अब बोले 10 नहीं लेंगे हम 8 रुपये लेंगे, तो काहे का एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो स्टैंडर्डाइजेशन करेंसी नहीं है, वेट एंड मेजर नहीं है, 1 kg यहाँ का वहाँ जाकर बन रहा है वो 900 ग्राम, तो हो गया अंतर हो गया। मेजर्स अलग अलग तरीके से मेजर्स किए जा रहे हैं, वेट एंड मेजर्स एंड अदर नेसेसरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और अलग अलग अपना अपना डिफरेंट सेटअप पर। तो ये सभी चीज़ भी क्या है कि हिंडरेंस फैक्टर, ये सभी चीज़ को कोट कर सकते हो कि तुम्हारा क्या है, स्टैंडर्ड वेट एंड बैलेंस नहीं है, करेंसी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने तौर तरीके से काम कर रहे हैं, तो कहाँ से होगा। देयर हैज़ बीन नो और लिटिल कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट इटालियन स्टेट्स एट दैट टाइम, कोई कोऑपरेशन ही नहीं है। नेपल सिसिली अलग है, इधर अलग है, पेपल स्टेट कोई मतलब ही नहीं है नेपल सिसिली से। तो एक कोऑर्डिनेशन होगा तभी ना कंट्री एज ए होल आगे बढ़ेगा, यानी कि कितना दिक्कत है इस कंट्री में। ऑफन लोकल रूलर्स हैड सैक्रिफाइस नेशनल एस्पिरेशन फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। जो राजगद्दी में है तो राजगद्दी में रहना चाहिए, काहे कंट्री एज ए होल बनाएगा, हम तो पैसा खा ही रहे हैं, हम तो राजा बने हुए हैं, छोटा लैंड का भी राजा है, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट के बारे में किसी को सोचना ही नहीं है, अपना लोकल इंटरेस्ट को लेके चलो भाई, जो बात है। एंड हैड सॉट फॉरेन एंड एड टू हेल्प विन देयर डोमेस्टिक क्वारल्स। जब अंदर बगावत हो गया तो फ़ोन करके बुला लिए कि आइए फ्रांस मदद कर दीजिए, अब मदद करेगा तो उसको टेरिटोरियल गेन दो, तो उसका दबदबा हो जाएगा। तो यही तो हमारा इंडिया में भी हो रहा था ना, मार्डा जब हो रहा था दूसरा मंगवा रहा था। हमारे इंडिया में क्या हुआ, मैसूर वार देख लो, पंजाब वार देख लो, एक का हेल्प करके, जैसे मराठा कैसे क्रश हुआ, उसको बुलाया गया। और राजगद्दी जो हुआ था, गद्दी वाला सीट फाइटिंग हुआ था, रघुनाथ राव वाला केस, नारायण राव वाला, तो समझने का प्रयास करो, यही तो होता है, फॉरेन पावर को फायदा मिल जाता है, फॉरेन पावर पूरा दबा करा जाता है। वही हुआ हर कंट्री में, यही हुआ कि दोनों बीच का झगड़ा है घर का आदमी का, तीसरा आदमी बुलाओगे बाबू, बाद में बहुत मजा उठाएगा, वो सब फायदा लेगा, वो नेचुरल फिनोमेना है कंट्री के लिए भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी, यही चीज़ हो रहा है। तो अब पहला क्या देखने का प्रयास था हमारा कि लोकलिज्म और सेपरेटिज्म, यानी कितने दिक्कत थे, सब लोग लोकल और सब सेपरेटिस्ट टेंडेंसी। अब बात करेंगे हम लोग ऑटोक्रेटिक रूल, ठीक है, ये सब बैकग्राउंड है, यानी कि ये सब बैकग्राउंड है कि इटली में स्थिति क्या है, ऐसा स्थिति क्या है कि कितना मुश्किल से बना है एक स्टेट। तो लोकल रूलर्स एंड स्टेट्स एक्सेप्ट पिडमंट अलग है क्योंकि वो इंडिजिनियस है, वेयर वेहेमेंटली अपोज टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखो बात तो बोल तो दिया, जितने भी छोटे छोटे रूलर्स थे और स्टेट्स थे, पिडमेंट छोड़ के, अब पिडमेंट वाला जो सडीना वाला है वो अपना इंडिजिनियस है, पिडमेंट मतलब सडीना को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, पिडमेंट स्टेट मतलब सडीना भी है उधर। ये छोड़ के बाबू किसी को भी मन नहीं था कि इटली यूनिफाई हो, क्यों, अपने मजा लूट रहा है बैठ के सब, बिकॉज ऑफ देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, अपना इच्छा और आकांक्षा जो छुपा हुआ था। दे वर ऑल्सो अपोज टू द आइडिया ऑफ पॉपुलर रिवोल्यूशन एंड आइडियाज लिंक्ड लाइक लिमिटेड गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। बताओ, अपना वेस्टेड इंटरेस्ट के वजह से
जो नेशनलिज्म का जो बीज बोया जा रहा था रेवोल्यूशन के द्वारा, उसको भी अपोज किया जा रहे हैं। और काहे का डेमोक्रेसी, काहे का लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब क्या है, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक के द्वारा, डेमोक्रेसी है इसका मतलब। तो पीपल चाहेगा तो गिरा भी सकता है, पीपल चाहे तो उठा भी सकता है। अपोज कर दिया, क्यों मजे में से। नो इटालियन स्टेट हैड अ परमानेंट पार्लियामेंट इन गवर्नमेंट। बताओ अब अलग अलग स्टेट है कि नहीं है, किसी का पार्लियामेंट नहीं है, सब क्यों वही नशा में, वही ऑटोक्रेटिक नशा में रहना चाहता है। काहे लोकतंत्र प्रजातंत्र का बात करें, वो बात करेंगे तो हेडेक होगा, फिर रूल हट जाएगा वहाँ पे। ये स्थिति है ऑटोक्रेटिक रूल का, ये बात समझे। अब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, तो कैसे अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट वहाँ पे जर्मिनेट किए और इसने क्या क्या भूमिका अदा किया है, मैजनी उजनी का बात होगा। कैसे आगे बढ़े हैं ये लोग, कैसे इतना कंट्री फ्रजाइल है, तो कैसे कोई रिफॉर्मर्स आएंगे वहाँ पे, कोशिश करेंगे कि नो आ गया समय, कब तक, आखिर कब तक। तो देखो, इन इटली इवन अमंग दोज हु एम्फसाइज यूनिफिकेशन देयर एग्जिस्ट वेरियस स्कूल ऑफ थॉट। कहने का मतलब क्या हुआ कि इटली में जो चाहते थे कि यूनिफाई हो हमारा कंट्री, उसमें भी बहुत सारा कॉन्ट्रास्ट है, अलग अलग थॉट है। अब देख लो ना तुम, कैवियर और मजनी का थॉट देख लो, डिफरेंट है। यानी कि जो लड़ना चाहते हैं इटली की यूनिफिकेशन के लिए, उसका भी थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। देख लो कैसे बात करेंगे यहाँ पे। दोज हु एम्ड यूनिफिकेशन ऑफ इटली डिफर स्टार्क इन देयर आइडियोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी। विचारधारा अलग, अब वो काम करने का तौर तरीका अलग, यूनिफाई करना है। जैसे देख लो बाबा अम्बेडकर और गांधी जी का देख लो, है ना। ये पीरियड देख लो, ये पीरियड मैंने हमेशा तुम लोग को बताया 1815 से लेकर 1848। देयर वर 3 मेन स्कूल ऑफ थॉट on how to achieve unity, but all 3 groups disliked each other and had no wish to cooperate। 3 स्कूल ऑफ थॉट था जो आगे बढ़े हैं, यही 3 रूलर्स, ये 3 जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे जिस लेवल पे कोऑपरेशन होना चाहिए कंट्री को यूनिफाई करने के लिए। तो क्या क्या थे, एग्जाम्पल देख लो, सब समझ में आ जाएगा तुम लोग को कि जो विचारधारा आइडियोलॉजिकल क्या डिफरेंस था। आइडियोलॉजी अपना अपना होता है। फॉर इंस्टेंस डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स, जो डेमोक्रेटिक में बिलीव करते, मैजिनी वांटेड टू एबलिश मोनार्की, मोनार्की ऑल टुगेदर हट जाना चाहिए, क्यों, ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा था। एंड टू इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, देयर मस्ट बी अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वहाँ पे लोकतंत्र हो, लोग वोट करके जाए, चुने, नंबर 1। एंड इट इज ऑल अबाउट मैजिनी, मैजिनी चाहते थे। सेकेंड वन, लाइक वाज देयर वाज अ लिबरल मोनार्कीज लाइक कैवियर who wanted to unify it as a constitutional monarchy, मोनार्की में बिलीव है इनका, तभी तो कैवियर को संरक्षण मिल जाता है पिटमेंट की तरफ से। यदि पिटमेंट का अगेंस्ट भी हो सकते थे यदि मोनार्की, और पीएम बनते हैं, हेड तो कौन है, वही है। समझने का प्रयास करो, क्योंकि विचारधारा से आप सहमत हो उसकी विचारधारा से। तो ये चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बने, जैसे कि 1789 के बाद तुम्हारा फ्रांस में बना था। ये अलग बात है कि रेन ऑफ टेरर में बर्बाद हो गया वो चीज़, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। Similarly, the third dominant school of thought wanted Italy to be federal state under a reformed papacy। क्या बोल रहा है कि फेडरल स्टेट हो, यानी कि यूएस की तरह हो, हर स्टेट साथ आके यूनियन बना, ऐसा, यानी कि हर स्टेट को भी तवज्जो मिले। तो थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है ये, समझिए बात को, गैरिबल्डी का बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे थर्ड स्कूल, थर्ड डोमिनेंट स्कूल, 3 विचारधारा वाला। पहला विचारधारा वाला में एक आदमी थे मैजिनी, जो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो, नंबर 1, कि मोनार्की कहीं हो ही ना। दूसरा जो है, जो कैवियर, जो कि इतना आगे बढ़े हैं कंट्री को यूनाइट करने के लिए, वो बोलते थे ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होना चाहिए। और जो थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है उसका मानना है कि फेडरल स्टेट होना चाहिए अब पैपेसी के अंदर, यानी कि पैपल, फ्रांस रूल करे उसको, हाँ समझे ना, पोप करे, और मगर स्टेट अपना 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 हो, सबका बराबर का अधिकार हो, तब जाकर वो कंट्री बना। कंट्री से स्टेट नहीं बन रहा, स्टेट से कंट्री बन रहा है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे यूएई। हाँ समझ गए बात को ना। तो रोमन क्वेश्चंस, यानी कि क्या हुआ, सेकंड क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स यूनिफाई करने के लिए अलग अलग 3 तरीका। अब बात करेंगे रोमन क्वेश्चंस क्या था। द पोप वाज द टेम्पोरल हेड ऑफ सेंट्रल इटली, नो डाउट अबाउट इट। जो पोप थे, जो क्रिश्चियन को रिफ्लेक्ट करते थे उसके एस्पिरेशन को,
तो वो टेम्प्रेरी हेड थे, क्योंकि बाद में तो गिर गया सरकार, और छोटा सा एरिया दे दिए इटली यूनिफिकेशन के बाद से, लो रोम तुम रख लो। तो पोप क्या थे? सेंट्रल यूनिटी, पेपल स्टेट्स को मन टेम्प्रेरी हेड थे। अब देखो लॉयल जो कैथलिक्स थे इटली में, लॉयल कैथलिक्स इन इटली बट बाय फ्रांस एंड ऑस्ट्रियन सपोर्ट हिज रूल ओवर द पेपल स्टेट्स। तो बोल रहा है कि इटली में कौन हेल्प किया? लॉयल कैथलिक्स, क्योंकि कैथलिक चर्च आता था, जानते हो कि ओवरऑल कैथलिक बहुत पहले रोमन एम्पायर का रहा है, कैथलिक चर्च प्रोटेक्शन क्लास चला था, तो देखो इसको पूरा बदल दिया गया कैथलिक को लेकर। क्यों? उसके बाद देखते हो तुम लोग काउंटर रिफॉर्मेशन भी चला था, जहाँ पे कैथलिक को ठीक किया गया है ना। जो भी गलत जो भी ब्रदरहुड में प्रीस्टहुड में जो गलत चीज़ हो रहा था, सेल ऑफ इंटेलिजेंस था कि वो खरीद के आप सज़ा माफ़ कर देते थे, और रिफॉर्मेशन आया था। और वो रिफॉर्मेशन आने की वजह से क्या हुआ कि चर्च में बहुत वो आया, रिफॉर्म्स आया, और लोगों का आस्था फिर से जगाया गया। नेपोलियन ने भी यही किया था, नेपोलियन ने भी चर्च इंस्टीट्यूशन का फेथ फिर से लोगों में लौटे, इसके लिए बहुत रिफॉर्म्स किए थे, अपॉइंटमेंट किए थे पोप का, पोप फिर अपॉइंटमेंट करता था। ये समझ में प्रयास सबको जोड़ो, उसको जोड़ो सबको। हाँ, रोबेस्पियर तो जानते पूरा ख़त्म ही कर दिया। तो जो एक दर्द था, जो घाव था, वो घाव को पूरा किया है नेपोलियन ने। तो ये बात समझो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जो रॉयल एथिक्स थे इटली में बाय फ्रांस रहेगा उसका, और ऑस्ट्रियन सपोर्ट हिज रूल ओवर द, और ऑस्ट्रिया का सपोर्ट है जी कि पेपल स्टेट्स अपना एज इट इज़ रहे, अपना कंट्रोल करे, क्योंकि ऑस्ट्रिया तो कसम खा ही लिया था मैटरनिक ने, हम देंगे संरक्षण पहले एज इट इज मेंटेन करने में। द पेपल स्टेट्स कंसिडर्ड अ वेज बिटवीन द नॉर्दर्न एंड ऑफ इटली। तो बोला क्या कि यही तो एक दीवार खड़ा हुआ नॉर्दर्न और साउथ पार्ट्स ऑफ इटली के बीच में। क्यों? ये बीच का है कि नहीं है पेपल स्टेट्स, सेंट्रल का, तो बीच का गैप बन गया, डिवाइड बन गया वो। द पोप वॉज अपोज्ड टू एनी मूवमेंट और आइडियोलॉजी दैट थ्रेटन हिज ऑथोरिटी। सही बात है, कोई नहीं चाहेगा कि उसके ऑथोरिटी को हिला दे कोई, कि वो चाहेगा कि इतना बड़ा मेरा सेंट्रल इटली है जो हाथ में रखे बढ़िया से, वो कोई वो ना करे, कोई चुनौती ना दे इसको। तो प्रेजेंस ऑफ ऑस्ट्रिया का प्रेजेंस किस तरह है वहाँ पे देखो। ऑस्ट्रिया वॉज एन इम्पॉर्टेंट कंजर्वेटिव कैथोलिक पावर इन यूरोप एट दैट टाइम। सही बात है ना, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इस सिस्टम से कि ऑस्ट्रिया तो एक इम्पॉर्टेंट कंजर्वेटिव कैथोलिक था, वो पुराना वाला चीज़ को लेके चल रहा था, तभी तो फ्रांस को फिर से मेडिवल फ्रांस में धकेल दिया, क्योंकि वो पुराना वाला ही बिलीव करता था डायनेस्टी सब, ताकि पावर बना रहे। तो मैटरनिक देखो, जैसे ऑस्ट्रियन मिनिस्टर थे, वॉज अ चीफ आर्किटेक्ट थे मैटरनिक सिस्टम का, जो ओल्ड ऑर्डर को प्रमोट किए थे। अनडाउटली दिस स्टेट हैज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन इटली। हाँ, आफ्टर 1815 में फर्क पड़ा है मैटरनिक सिस्टम, वेना कांग्रेस, एक्सेप्ट इन पिडमेंट छोड़ो, क्योंकि पिडमेंट क्या है तुम्हारा अपना सेबॉय डायनेस्टी है, वहाँ पे अपना इंडिजिनियस डायनेस्टी चल रहा है। एंड वॉज अ चीप बैरियर टू द एस्पिरेशन ऑफ इटालियन नेशनलिस्ट। और यही तो दिक्कत हो गया ना कि जो लोग चाहते थे कि इटली एक हो, उसके लिए सबसे बड़ा बगावत का काम किया है किसी ने, तो वेना कांग्रेस है, मैटरनिक सिस्टम है। क्यों? पहले वाला डायनेस्टी आप फिर से कर दिए, और ऊपर वाला थोड़ा सा ले भी लिए। कौन सा ले लिए? लंबाड़ी और वेनेसिया को रख लिए आप, ताकि फ्रांस का अटैक ना हो, आप बफर बना लिए उसको। तो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, हाँ ऑस्ट्रिया किया है मानते हैं, मगर नेशनलिज्म तो होगा ना, बढ़ाएगा कैसे होगा। अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन गिव इम्पेटस टू द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सही बात है, हम यूएसएससी क्या है, फ्रांस में हुआ, फ्रांस हुआ तो पूरा यूरोप में हुआ, तो आफ्टर ऑल दोनों ही रिवोल्यूशन पूरी तरीके से प्रभावित किया यूरोप को। इटली वॉज ऑल्सो अफेक्टेड बाई दिस रोमांटिक रिवोल्यूशन। रोमांटिक मतलब क्या है कि जो लोग अपने दीवानगी में, कंट्री की दीवानगी में खो गए, इमेजेस बना रहे हैं, भारत माता की जय। कोई देखा है लैंड कैसे हो सकता है गर्ल? बस एक अफेक्शन दिखाने के लिए। झंडा कैसे हो सकता है रिप्रेजेंटेशन? बस अफेक्शन दिखाने के लिए कंट्री को, समझो। तो रोमांटिक रेवोल्यूशन में सब मशहूर हो गया है, सब रोम रोम हो गया है। नेपोलियन वार्स एंड डिसमेंटलिंग ऑफ ओल्ड बाउंड्रीज बाय द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेपोलियन अलॉन्ग विथ होमोजेनियस सिविल कोड्स फर्दर एचुनेटेड द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म। एक कर दिया ना, एक कर दिया नेपोलियन। फ्रेगमेंटेशन तो पहले भी था ही, नेपोलियन ने एक कर दिया, बाउंड्री को एक कर दिया, तो नेशनलिज्म का बीज तो बो ही दिया नेपोलियन ने वहाँ पे। कोई बात नहीं, एक साथ हो, क्या टेंशन है, साम्राज्य मेरा है, तो और तुमने जो भी किया छल कपटी से, एक तो कर दिया तुमने, चाहे जो भी आपका मेलाफाइड इंटेंशन हो,
रेलवे आप भले ही बना दिया कर्जन ने, फायदा तो पहुंचा हमको। वही बात है कि नेपोलियन का वार होना और ओल्ड बाउंड्री को हटना, हाँ, नेपोलियन के द्वारा, और उसके बाद सिविल कोड आना 1804 का, जिससे ट्रांसपोर्टेशन मोबिलाइजेशन जो स्ट्रॉन्ग हुआ है, कहीं ना कहीं ये नेशनलिज्म का बीज बो दिया लोगों के अंदर। तो प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पावर्स, तो ये भी एक रीजन है। क्यों? कभी हमको तीसरा आदमी बोलता है तो पता चलता है कि दोनों ही आदमी लड़ते तो ज़्यादा बेटर रहता है मिलके। तो फॉरेन पावर आता है तब पता चलता है कि यूनिटी भी क्या चीज़ होता है। ऐसे तो पता नहीं चलेगा। देखो, तुम अपना भाई को गाली दे दोगे, तुम्हारा भाई तुमको गाली दे देगा, मैं थर्ड पर्सन कोई गाली देगा तुमको या तुम्हारा भाई को, तो मिल जाओगे, बोलो भागो यहाँ से। यही होता है। देखो यही हो रहा है। एन इंक्रीज हेट्रेड फॉर द फॉरेन पावर्स। फॉरेन पावर्स कौन है जी हमको चलाने वाला? इटली। हम रहेंगे। Whose presence in the Italy served as a perpetual reminder of humiliating situation of Italy। यही फॉरेन पावर्स है जिसकी वजह से इटली का इतना बुरा हाल हुआ है। आ जाओ नेशनलिज्म के चादर में समा जाओ, समझ लो। फ्री ट्रेड ना क्या ना कर पाए, मोबिलाइजेशन, लोगों का इंटरेक्शन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ ट्रेड, बहुत कुछ। आज क्यों कहाँ हम आ गए यहाँ पे? ट्रेड, क्योंकि जगह पनपा, लोग अलग अलग कल्चर वाले आए हैं, फिर बात कर रहे हैं कि दिल्ली में ऐसा होता है, कोई बोला है मुजफ्फरपुर में ऐसा होता है, कोई बोला नीचे ऐसा होता है। क्यों? वो प्लेटफॉर्म मिल गया, बिकॉज ऑफ ट्रेड, बिकॉज ऑफ सिटीज एंड डेवलपमेंट। सिंपल सी बात है। द ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज सीवियरली अफेक्टेड बाय द इंटरनल कस्टम्स विद इन एंड अमॉन्ग इटालियन स्टेट्स। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो ट्रेड और कॉमर्स को बहुत दिक्कत हुई है, किससे? इंटरनल कस्टम से। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो बाबू चेक पोस्ट में चेक कर लिया जाएगा, ओ पैसा दिया कि नहीं दिया, मोबिलाइजेशन स्टॉप। जीएसटी को लेकर जैसे होता है, पहले होता था, अब जीएसटी क्यों लाए? ताकि इंटरनल कन्फ्लिक्ट ना हो ट्रेड इसके लेके, कस्टम्स को लेके, ताकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल है, जो नियम है। सम ऑफ द इटालियन थिंकर्स लाइक डोमेंशियो, रेमोग्नोसी वर ऑफ द व्यू दैट the abolition of customs fraternity in Italy and adoption of free trade as a step to Italian unity। कितना बड़ा बोला कि जो इंटरनल ट्रेड बैरियर है इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल कस्टम्स, ये यदि हम हटा देंगे तो कंट्री यूनाइट हो जाएगा। देखिएगा, और ये ट्रेड एंड कॉमर्स से हो सकता है। तो ऐसे विचारधारा वाले भी लोग थे, थिंकर्स थे। कल्चरल एंड लिटरेरी वर्क्स, सर्टन मैन ऑफ लेटर्स हैड टू इंस्पायर द पीपल टू रेजिस्ट द ट्रेनिंग ऑफ फॉरेन रूल। जो तबके थे, पढ़े लिखे तबके, जो लिटरेचर में ध्यान देते थे, वो लिखते थे कि ये जुल्मी वाला जो शासन खत्म करना है तो इटली को यूनाइट करना पड़ेगा, कंट्री एज अ होल बनाना पड़ेगा। तो पड़ा उनका फर्क, देख लो उन्हीं का फिगर सब है। नोटेबल कंट्रीब्यूटर्स कौन थे? विटोरी अल्फेरेरी थे, ग्लेकोमा लियोपार्डी थे और मेंजोनी थे। देखो तीनों का फिगर है वहाँ पे। तो ये सब राइटर्स ने, इनके लिटरेरी वर्क्स ने, इनके कल्चरल वर्क्स ने लोग को यूनाइट किया कि हाँ इटली एक टाइम एक था, लैंग्वेजेस एक हैं, कस्टम्स एक है, यूनाइट हो जाते हैं। तो देखो कोई भी कंट्री यूनाइट होने में बहुत अलग अलग सेगमेंट से कंट्रीब्यूशन आता है। ट्रेड से कंट्रीब्यूशन आ सकता है, लिटरेचर से कंट्रीब्यूशन, ओल्ड हिस्ट्री से कंट्रीब्यूशन आ सकता है कि आखिर रोमन एम्पायर का पार्ट रहा है, एक ही था वो सब। समझ गए बात को? अब बात करेंगे कि एक्टिविटीज ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। यहाँ पे तुमको पता चलेगा कि क्या क्या उसके अंदर चले हैं। क्यों? क्योंकि अंदर अंदर बैकग्राउंड में, अंडरग्राउंड बहुत कुछ चलता है जो यूनाइट करने का प्रयास करता है। द क्लैंडेस्टाइन सोसाइटीज, जो एक सोसाइटी का नाम है क्लैंडेस्टाइन सोसाइटीज विच एम्फसाइज्ड इटालियन यूनिफिकेशन प्लेड अ डायनामिक रोल इन द प्रोसेस। जो उस समय सोसाइटीज थे, अलग अलग नाम है जी, ठीक है, वो सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी यूनिफाई करने में। अंडरग्राउंड सोसाइटी, छोटे छोटे सोसाइटी सब हैं। These societies were important in giving Italian training in how to fight for their rights। अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ा जाए, ट्रेनिंग चाहिए प्रॉपर। देख लो उनमें नाम कार्बोनरी, कार्बोनरी बताए थे भी जस्ट ऊपर था क्या कहीं पे कार्बोनरी? अच्छा नहीं, द मोस्ट प्रोमिनेंट अमॉन्ग दिस वर कार्बोनरी, यानी कि कार्बोनरी तुम्हारा क्या है? एक सोसाइटी है, ठीक है। ये सोसाइटी ने क्या किया? लोगों को प्रभावित किया। This was so-called society of charcoal burners, which was originated in Naples। चारकोल बर्नर्स यानी कि चारकोल बर्न, कोल वाला बर्न करने वाला सोसाइटी था। ये सब लोग का ये था काम। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? नेपल से स्टार्ट हुआ। नेपल जान ही रहा है नीचे, नेपल सबसे सिसिली वाला, वहाँ से स्टार्ट हुआ।
एट फर्स्ट इट वॉज एन एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल असिस्टेंस एमंग ऑफिसर्स ऑफ लो रैंक। पहला बार लगा कि इनका जो एसोसिएशन है वो लो रैंक वाले जो ऑफिसर्स है उसके साथ है, यानी कि आस्ते आस्ते मास गैदरिंग हो रहा है इनके साथ। आफ्टर 1811 इट्स एक्टिविटीज बिकम इंक्रीजिंग पॉलिटिकल। पहले इनफॉर्मल था, वो पॉलिटिकल हो गया, आस्ते आस्ते वॉइस बढ़ाएगा ये, आस्ते आस्ते इसका ब्रांच फैलेगा। इट एम टू एक्सपेल द ऑस्ट्रियंस फ्रॉम द इटली एंड प्ले एन एक्टिव पार्ट इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1820, 21 एंड 1831। तो क्या बोल रहा है कि इसका बस एक ही इच्छा था कि किसी तरह उखाड़ फेंके हम ऑस्ट्रेलिया को सत्ता को वहाँ से, नंबर 1। और गजब एक्टिव रोल प्ले किया है 20 के दशक में और 30 के दशक में। तो रोल ऑफ फ्रांस, फ्रांस का क्या रोल रहा है, तो समझ रहे हो कितना कुछ रोल रहा है इटली को यूनिफाई करने के लिए, सोसाइटी, ठीक है। और अभी आएंगे मजनी वाला सब होगा, ये तो डिटेल्स में पढ़ना है हम लोग को। तो देखेंगे कि फ्रांस का क्या रोल रहा है। तो हाँ, 1830 का जो रेवोल्यूशन था, जो फ्रांस में भले ही स्टार्ट हो, इट वॉज अगेंस्ट द आइडियाज ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। हाँ, अगेंस्ट था। कौन है ये मेटरिक सिस्टम वाला, क्या चीज़ है ये। और उसके बाद तो नेपोलियन का किया हुआ चीज़ तो आगे बढ़ा ही रहा था वो। और दूसरा जो रूलर आया जो बोला कि पूरी तरीके से हम बॉर्बन वाले न लौटाएंगे, तब ना बगावत शुरू हुआ 1830 में। अदरवाइज लोग तो खुश थे, 1850 15 साल भी आराम से रहे हैं बॉर्बन डायनेस्टी के अंदर, क्योंकि जो रूलर थे वो नेपोलियन का ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे चीज़ से। समझ रहे हो बात को। तो ये अगेंस्ट था कि बैलेंस ऑफ पावर का एंड लेजिटिमेसी ऑफ द ओल्डर ऑर्डर प्रपोज बाय द वेना, वही एज इट इज रख दिए। और 30 में दिखना भी शुरू हो गया था, 30 में दिखना भी शुरू हो गया था फ्रांस का। वेरी सुन द रेवोल्यूशन स्प्रेड टू द वेरियस कंट्रीज ऑफ यूरोप, उसमें एक इटली भी है। इंस्पायर्ड बाय दिस रेवोल्यूशन पीपल इन वेरियस कंट्रीज डिमांड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी एंड डाउनफॉल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। हाँ, लोकतंत्र चाहिए जी, ऐसा संविधान चाहिए जो वो हो, लिबरल हो, सब आदमी का हो उसमें अधिकार, सबको वोटिंग राइट्स मिले, बराबर का अधिकार होना चाहिए। तो ये चीज़ शुरू हो गया। अब देखो तो क्या है रोल ऑफ फ्रांस। अब देखो बड़े जो आए हैं, मेज़नी, गिस्पी मेज़नी, गिस्पी, हाँ मेज़नी। देखो ये जो गिस्पी मेज़नी जो थे, इसका क्या रोल है, तो मेज़नी जानते हो तुम लोग, बता चुके हैं तुम लोग को, इसका डिटेल में जानो इनके बारे में। कि वेरियस स्टेट्स इन इटली ऑल्सो गॉट अफेक्टेड बाय द आइडियाज ऑफ रेवोल्यूशन। सही बात है कि बहुत सारे जो फैक्शंस ऑफ स्टेट्स थे जो अलग अलग साम्राज्य में थे, कोई ऑस्ट्रिया में था, कोई पेपल स्टेट्स है, नीचे कहीं सैवियर का डायनेस्टी चल रहा है, उसको भी असर पड़ा है इस रेवोल्यूशन से। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली टुक प्लेस ड्यूरिंग टाइम, ये 30 के ही दशक में स्टार्ट हुआ है। और उसमें एक आ जाएंगे हमारा नाम ये कि गिस्पी मेज़नी emphasized a coherent program for unitary Italian Republic, और इन्होंने पहला प्रयास किया था कि कैसे इटली को यूनाइट करें, रिपब्लिक बनाए पूरी तरीके से। हाँ, रिपब्लिक बोले थे ना कि पूरी, क्योंकि ऑल टुगेदर ये अपोज कर रहे थे मोनार्की को। ही फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी, उसी को बोलते हैं यंग इटली, ताकि यूनिफाई कर सके, हम इटली को एक कर सके। मेज़नी का ये रोल रहा है। उसके बाद देखो रिवोल्यूशन इन फ्रांस, अब देखो 1848 और 49 वही जहाँ पे फ्रांस पूरी तरीके से हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब क्या कि 1830 में होने के बाद मेज़नी एक्टिव है। अब इस समय देखो क्या होता है वहाँ पे इटली में। अ रिवोल्यूशन ऑन सिमिलर डिमांड्स फ्रांस में हुआ है 1848 में। सुन लाइक इट्स प्रीडिस, जैसे कि पहले भी देखा जा रहा था कि कुछ भी होता था तो पड़ जाता था फर्क यूरोप में दूसरे पार्ट में। इस बार भी यही हुआ है कि जैसे प्रीडिसेसर में होता था, पहले होता था, इस बार भी यही हुआ कि दूसरे यूरोपियन स्टेट्स में भी फर्क पड़ा है इस चीज़ का, ग्रिप में आ गया, यानी कि बाकी स्टेट्स भी इस चपेटे में आ गए, रिवोल्यूशन के चपेटे में। इंस्पायर्ड बाय द रिवोल्यूशन इन 1849 मेज़नी, वही मेज़नी हेल्प सेट अप रेवोल्यूशनरी रिपब्लिक इन रोम, रोम में अपना रिपब्लिक कर दिया उसने। बट फ्रांस फोर्सेस सून क्रश इट विथ आयरन हैंड्स, मैं बोला फ्रांस, अरे भाई मेरा है, तुम कौन होता है, तुम कौन होता है यहाँ पे रिपब्लिक बनाने वाला रोम में। तो फ्रांस ने कर दिया। और देखो बनाना और क्रश करना, इस बीच में बहुत सारा इंसिडेंट होता है, लोग जुड़े हुए हैं, एस्पिरेशन जुड़ा हुआ है, तो उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट हो जाएगा। हमने हर समय प्रयास किया, जलन वाला मासाकार हो गया हमारे कंट्री में, तो क्या उससे कितना लोग जुड़ा उस चीज़ से, क्योंकि लोग के लाइमलाइट में आना, दिशा रवि को पकड़ लिया गया, लोग आए, एडिटोरियल छपा, अटेंशन गया पूरा नेशंस का। अभी देखो क्या क्या हो रहा है इस कंट्री में। उस दिन बताए थे तुम लोग को
दिल्ली वाला इंसिडेंट, कैसे दिल्ली वाला उसको मेयर की तरह कन्वर्ट करना चाह रहा है, जो कि आज तुम लोग पढ़ोगे एडिटोरियल में। हाँ ठीक है, भेजे नहीं अभी भेज देंगे। अच्छा, तो समझ में आया ये चीज़ तुम लोग को किस तरह क्या क्या हुआ है? सभी चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, कॉमन चीज़ है जी। किंग विक्टर इमैनुअल II, यही तो बोल रहे थे, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, सर्डिना एंड पिडमेंट। देखो जो फेलियर हुआ था रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग, जो बोथ 31 और 48 में, हाँ इटली में किया। इटली में क्यों नहीं किया? यंग सीक्रेट सोसाइटी बना दिया नीचे। 1849 में इधर मजरी ने ट्राई किया कि रोम को अपने हाथ में रख ले, मगर फ्रांस ने क्रश कर दिया, यानी कि 2 बार तो फेल कर गया है, फेल तो कर गया इटली। मीन डैट द मेंटल नाउ फेल ऑन। अब इसका मतलब क्या कि पूरी तरीके से ये बागडोर सर्डिना और पिडमेंट पे आ जाता है। हाँ, जो जिसके रूलर अब कौन है? एमैनुअल II है, कि जी आप ही करिए, आप ही इटालियन स्टेट्स को करिए वार करके, और यहीं पे कैवियर आ जाते हैं, क्योंकि पिडमेंट और सर्डिना ही तो जो इंडिजीनियस इटली को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वही चाहेगा तो हो सकता है, उसको टच नहीं किया किसी ने। In the eyes of the ruling elite of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. तो जो लोग यहाँ पे तबके में रहते थे, एलाइट सेक्शन, जो बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, जो लोग रहते थे, वो सोचते थे कि हाँ यदि इटली यूनिफाई हुआ तो ये पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी देगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, कहीं पे इंटरनल ड्यूटी नहीं, कंट्री एज एक होल हो जाएगा, और साथ साथ एक किसी का पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है कंट्री के लिए। तब कंट्री एक यूनाइट हो पाएगा। उसके लिए पूरी तरीके से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर सौंप दिया? पिडमेंट एंड सर्डिना। किसके अंडर? किंग विक्टर इमैनुअल II के अंडर। तो आप देखने का प्रयास करो क्या हुआ। दिस वेर द 2 रीजन्स फॉर विच यूनिफिकेशन ऑफ इटली वेर द एजिस ऑफ सर्डिना वाज परसीव्ड टू द बेस्ट ऑप्शन। यानी कि अंडर द एजिस मतलब क्या? अंडर द गाइडेंस ऑफ सर्डिना और पिडमेंट, उसी को दिया गया 2 रीजन के वजह से। वो रीजन क्या है देख लो। फर्स्ट, सर्डिना पिडमेंट वॉज द ओनली इटालियन स्टेट, नो डाउट अबाउट इट, जो कि इटालियन मोनार्क वहीं के लोग कर रहे थे। द रेस्ट ऑफ द अदर स्टेट्स, वो तो फॉरेन रूलर्स के अंदर था, है ना, और जो कि चाहेगा ही नहीं कभी यूनिफाई हो, क्योंकि वो मजे में है, वो सब तो पूरा मजे में है। नंबर 1, इसलिए पूरी तरीके से लाइबिलिटी किसके ऊपर आ जाता है? पिडमेंट और सर्डिना के ऊपर। समझो बात को। द रूलर ऑफ द स्टेट, जैसे विक्टर एमैनुअल, वो बहुत ही लिबरल मोनार्क थे, बहुत ही लिबरल, तभी तो बना दिया किसी को पीएम। सोचो कि इट वाज अ लिबरल मोनार्क हु केम अप विद अ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टैब्लिश करना चाहता था, ये बताओ। एंड एम्फसाइज यूनिफिकेशन रेस्ट ऑफ द स्टेट ऑन द सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। तो बोला कि ठीक है, हम तो लाना चाहते हैं, बाकी स्टेट भी लाए, अच्छी बात होगा, लोगों का सुना जाए, भला होगा उससे। तो प्रोग्रेसिव थॉट। सेकेंड रीजन देखो, सेकेंडली सर्डिना एंड पिडमेंट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल मोस्ट एडवांस्ड स्टेट्स ऑफ दैट टाइम। तो सर्डिना और पिडमेंट रिचेस्ट स्टेट था इन टर्म्स ऑफ पैसा, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड था जी। वो टेक्नोलॉजिकल साउंड होना जरूरी है वार्स और बैटल्स में, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए। तो ये 2 प्रिसाइज रीजन था जिसके वजह से पूरी तरीके से जिम्मेदारी थोप दिया गया पिडमेंट और सर्डिना पे, कि आप ही है जो नेतृत्व कर सकते हैं फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब आए हैं स्टैट्यू। देखो चार्ल्स एल्बर्ट भी समझ जाओगे। स्टैट्यूटो क्या है? ये स्टैट्यूटो, ठीक है। अब देखो जब रिवोल्यूशनरी ईयर 1848 का था, तो जो पिडमोंटेसी किंग, यानी कि पिडमोंट वाला है नाम, जैसे बोलते हैं ना, दिल्ली हाइट्स, जैसे दिल्ली हाइट्स, दिल्ली का दिल्ली हाइट्स, इस तरह का जो किंग थे चार्ल्स एल्बर्ट, इसने एक क्या किया? इशू स्टैट्यूटो किया, यानी कि एक संविधान बनाया। वहाँ का भाषा, इटली में भाषा का नाम है, ठीक है, एक संविधान बनाया, कन्वर्टिंग हिज स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वाव, देखो समझ रहे हो बात को ना। तो कहने का मतलब क्या है? जो किंग चार्ल्स एल्बर्ट थे 1848 में क्या किए कि संविधान वाला लिख दिया वहाँ पे, और बोले कि अब हम पूरा मोनार्की नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाना चाहते हैं। फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। जो ये तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1848 है इटली का, विच बोरो हैविली फ्रॉम इंग्लिश। क्यों? इंग्लिश वाला भी वही चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही है, जहाँ पे प्रिंस है, ऊपर क्वीन है, विक्टोरिया वाला। अमेरिकन एंड बेल्जियन मॉडल्स स्टेबलाइज अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइज एंड गारंटिंग सिविल राइट्स। तो इसका जो संविधान में जो प्रोविजंस थे, क्या थे कि ये कहाँ से पहले डिराइव किया गया था? तो बड़े बड़े जो मॉडल्स थे, क्योंकि हमारा इंडिया भी जो बहुत कंट्री से लिया है संविधान, तो उस समय जो भी लिमिटेड ज्ञान था उस हिसाब से अमेरिका से और यूएस से लिया।
और इस्टेब्लिश किया कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी कि लेजिस्लेचर होना चाहिए वहाँ पे, विधानसभा लोकसभा टाइप का होना चाहिए, जो लिमिटेड फ्रेंचाइज बात, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं, जो तुम्हारा क्राइटेरिया होगा उस क्राइटेरिया के हिसाब से यदि वोटिंग राइट्स मिलता है तो गो फॉर इट, और सिविल राइट देंगे लोगों को, जीने का अधिकार देंगे हम। तो यानी कि लोग जो फुल फ्लेज जो डेमोक्रेसी होता है उस रास्ते निकल पड़ा है ये, उस रास्ते देखो एक बार नहीं मिलता है डेमोक्रेसी, निकला। विक्टर एमेनुअल जो कि सक्सीड करते हैं इनको, चार्ल्स एल्बर्ट को, 18 फादर को, अपने फादर को, कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द स्टेट। हाँ ये भी बोले कि ठीक है हमारे जो पूज्य पिताजी जो बनाए थे संविधान हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हम भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को ही हरी झंडी दिखाते हैं। द इरेक्शन ऑफ सच अ मॉडर्न स्टेट फोकस द वेरियस लिबरल एंड नेशनल होप्स इन इटली ऑन वन स्टेट पिडमंट। वही बोला कि इस तरह का मॉडर्न स्टेट बनाना जहाँ पे संविधान को बनाया गया पिडमंट वाला, सर्डिना वाला, ये कहीं ना कहीं एक लिबरल और नेशनल होप देता है इटली को। यस, और वो कौन है स्टेट? एक पिडमंट है, यानी कि पिडमंट ही हमारा नेतृत्व कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण है उसका वहाँ का रूलर, जिसने पूरी तरीके से प्रजा के हित के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। इंस्पिरेशन लोगों को मिलेगा। तो विक्टर इमैनुअल II इनका क्या रहा है? आफ्टर 1848 लीडरशिप ऑफ जो तुम्हारा इटालियन नेशनल मूवमेंट था, अब नाम वहाँ का है वो याद नहीं भी करोगे चलेगा, ठीक है ना, तो वहाँ का वो तुम्हारा लोकल नेम है, उसको तुम याद कहाँ से कर सकते हो जो बात है। 1848 में जो लीडरशिप रहे हैं इटालियन नेशनल मूवमेंट का, पास टू द किंगडम ऑफ, अब आस्ते ले लेगा क्योंकि लाइबिलिटी किसके ऊपर फॉल हो रहा है? सर्डिना और उसके पास पिडमंट के ऊपर, तो किंगडम ऑफ सर्डिना पास गया। सर्डिना वही नीचे जान रहे हो जो आइलैंड वाला है, पिडमंट तो ऊपर है, नेपल्स जिसके साथ है, सॉरी नेपल्स बोले जिसके पास नाइस है, तो पूरी तरीके से ये सर्डिना पे चला गया जिसके अंदर पिडमेंट भी है, नाइस भी है, सवॉय भी है और सर्डिना भी है, यानी कि एज अ होल हो गया, यानी कि इसके ऊपर आगे के जाइए, नेतृत्व करिए आप। इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क विक्टर एमेनुअल II होप टू ज्वाइन अदर स्टेट टू हिज ओन देयर बाय इंक्रीजिंग हिज पावर। और सोचिए कि हम दूसरे स्टेट को भी अपने हिसाब से जोड़ेंगे और पावर बढ़ाएंगे और कंट्री को क्या करेंगे? यूनाइट करेंगे। तो अब आते हैं क्या भी चले ना, क्लास करें ना, कोई दिक्कत नहीं ना जी, फ्लो में हो ना सभी, चलने दो। अब आते काउंट कैमिलो कैवियो। देखो बहुत बड़ा है ना, कि जो एक तरफ से जो सपना देख रहे थे विक्टर एमेनुअल कि करेंगे, तो उनको साकार करने के लिए कोई अब आ रहा है साथ में, कैवियर साहब, काउंट कैमिलो कैवियो। 1852 में विक्टर एमेनुअल मेड काउंट कैमिलो हिज प्राइम मिनिस्टर। कुछ तो होगा भाई उसके अंदर कि प्राइम मिनिस्टर बना दे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या प्राइम मिनिस्टर तो होना चाहिए, भले ही आप किंग हो, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, क्योंकि वही कम संभालेगा, आपका राजगद्दी है, पावर आपसे डिराइव करके वही काम करेगा पूरा कंट्री में। हाँ ब्रिटेन में यही है, तो ऊपर किंग है, किंग वहाँ प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा है, और नीचे जो मेन है पावर प्राइम मिनिस्टर जो लोगों से चुन के आया है, तो बना दिया, मगर इन्होंने अपॉइंट कर दिया प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि लिमिटेड अभी मोनार्की है वहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, फुल प्लेस तो भी कह नहीं सकते हो। अब देखो कैवियर कहाँ से आए थे? एक नोबल फैमिली से आया, मगर उनका थॉट प्रोसेस लिबरल था, बट फेवर्ड लिबरल गोल्स। भले ही वो नोबल फैमिली से आया, हो सकता है क्यों नहीं होगा। देखो वंस इन ऑफिस कैवियर मूव्ड फर्स्ट टू रिफॉर्म सर्डिना इकोनॉमी। तो इनका क्यों इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया? क्योंकि इनके बहुत ऐसे कुछ अचीवमेंट होंगे जो बात है। तो कहा था कि एक बार ऑफिस में कैवियर क्या किए थे कि वो चाहते थे कि सर्डिना का इकोनॉमी को वो चेंज करे, उसमें रिफॉर्म्स लाएं। हो सकता है उसमें वो गजब कैलिबर किए हों, गजब दिखाए हों अपना प्रदर्शन। तो जैसे कितना बार हम गर्व से बोलते हैं कि मनमोहन जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और बड़े इकोनॉमिक्स थे, तो बोलते वक्त तो मेरा खुद रोंगटा खड़ा हो जाता है। इतने बड़े इकोनॉमिक्स इतने शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ही जान सकता है कंट्री का अर्थव्यवस्था, हम लोग तो क्या है ऑर्डिनरी सिटीजन क्या जानेगा। तो देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाले लोग को ला रहे हैं, पीएम बना रहे हैं, वहाँ पे समझने का प्रयास करो। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया, हैड रेल रोड्स बिल्ड, रेल रोड्स को बिल्ड किया कनेक्टिविटी के लिए, और इनकरेज किया कॉमर्स को, फ्री ट्रेड के लिए, क्योंकि पता है इकोनॉमिक्स है आदमी, जानते हैं तो कैसे बढ़ेगा कंट्री। और मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि ट्रेड और कॉमर्स यूनिफाई करेगा कंट्री को। द कैवियर लॉन्ग टर्म गोल हाउएवर वाज टू एंड ऑस्ट्रियन पावर इन इटली एंड द इनैक्ट द प्रोविंसेस ऑफ। तो इनका जो लंबा गोल क्या था, चलो ठीक है
ये आपने किया अपने स्टेट में, ये पिडमेंट में, सडीना में आपने जो भी किया, अच्छी बात है। मतलब लंबा गोल क्या था कि किसी तरह ऑस्ट्रियन को सत्ता को फेंक दे वहाँ से उठा के, समझे, और ये लंबाडी और वेनेशिया को रख लें। और उसी में क्या क्या हुआ है सब पते हैं तुम लोग को कि कैसे क्या हुआ। सडोबा वाला जो चीज़ हुआ, कोशिश किए पहले नहीं हुआ क्योंकि फिर से आर्मी आ गया, सो ऑन, बहुत सारी चीज़ हुआ है, सब जानेंगे इसमें भी। तो कैवियर का फॉरेन पॉलिसी क्या रहा है तो देख लो। कैवियर डिड नॉट हेजिटेट, यानी कि वो तो प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, अभी इटली यूनिफाइड नहीं हुआ। जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसका अपना फॉरेन पॉलिसी होगा कि कैसे किसके साथ क्या क्या करना है उसको। तो कैवियर डिड नॉट हेजिटेट टू लिवरेज ऑन द इंटरनेशनल रिलेशन फॉर अचीविंग द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो कोई दिक्कत नहीं, वो इंटरनेशनली भी वो हेल्प ले सकता है और उसका पॉलिटिक्स को यूज़ कर सकता है कंट्री, क्योंकि वो रियल पॉलिटिक्स को जानता है। ये वर्ड था ना, जैसे बिस्मार्क जानते थे तो हमारे ये कैवियर भी जानते थे उस चीज़ को, दोनों बहुत सातिक दिमाग के थे। नंबर 1 कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए हम इंटरनेशनल रिलेशन में भी हमको कोई दिक्कत नहीं है वो करने में, हम करेंगे, पूरा हर संभव प्रयास करेंगे यूज़ करने का उसका। नंबर 1 ही वॉज ईगर टू इन्वॉल्व फॉरेन पावर्स फॉर द कॉज ऑफ यूनिफिकेशन। हाँ, बहुत इच्छा था जी कि फॉरेन पावर्स के साथ हम भी इन्वॉल्व रहे ताकि हमको कंट्री को यूनिफाई करना है। जो बात है हमारा मेन क्या है, देखो तो ये तो हुआ ही कि छोड़ के भाग गए, फिर आ गए वो, तो क्या है उनका गोल क्या था, सोते बाहर जागते हर समय वही देखते होंगे, तो वो अपना गुरूर वाला बात ही नहीं था कि कंट्री यूनाइट हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा मेरे लिए। ये हुआ इन फॉरेन पॉलिसी। देखो बोल तो रहे हैं कैवियर क्या रियलिस्ट थे, अवेयर थे कि इटालियन यूनिफिकेशन कुड ओनली बिकम अ रियलिटी इफ इटली कुड एविक्ट इट्स फॉरेन हेजेमनी। तभी इटली यूनिफाई हो सकता है जब तक जो ऑस्ट्रिया का जो हेजिमोनी है, सुपीरियरिटी है, उसको उखाड़ ना फेंके। और इस पॉलिटिक्स को जानते थे और मौका तलाश रहे थे कि उधर पर्सिया से कुछ हो तो हेल्प कर देंगे, मांग लेंगे। दिस इन टर्न कुड ओनली बी अचीव विद द फॉरेन एड। ये तभी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन फोर्स बहुत बड़ा फोर्स है, दबा के रखा है ना, तो फॉरेन एड ही हो सकता है, चाहे आप फ्रांस कह लो, विच वॉज न्यूली इंटरेस्टेड अंडर नेपोलियन III इन अंडरमाइनिंग, जो कि बहुत इंटरेस्टेड था नेपोलियन III कि ऑस्ट्रियन एम्पायर ख़त्म करें, क्योंकि वो भी प्रतिशोध का बदला ले रहा है अपना, उधर चल रहा है उसका भी कि बाबू नेपोलियन को बर्बाद किए थे ना, अब हम तुमको बर्बाद करेंगे, क्यों पावर बढ़ रहा है फ्रांस का उधर, और वो पूरा था उसको लेंगे एक दिन तुम्हारा कह के, और इधर उसको तलाश है कि भाई हमको तो चाहिए, अभी एकदम लोहा गरम में मार दो हथौड़ा। तो सब रियल पॉलिटिक्स यही होते हैं ना, जब देखते हैं कोई धधक रहा है तो कान में जाकर थोड़ा फूक दिया उसको, और उधर कर दिया, उधर हो गया, मेरा भी काम हो गया, निकल गया। तो यही सब चीज़ हो रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी उस समय। तो और देखो ही मेलेटिस्कोली क्या थे, मेटिस बताओ प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रहा है, ही मेटिकुलसली हाँ मेड सडीना इन्वॉल्व इन वेरियस रीजन, यानी कि क्या होता है इसका मतलब, जानबूझ दिमाग से, सात्विक दिमाग से, इसका मतलब है कि क्या किए, सडीना को इन्वॉल्व किए रीजनल और इंटरनेशनल अफेयर्स में, इसको जोड़ दिए, इंटीग्रेट कर दिए, ये आपके साथ है। इन ऑर्डर टू विन अलाई, जीतने के लिए कॉन्फिडेंस जीत सके हम एलाइज का, एंड अचीव द गोल ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, किसी तरह कंट्री को एक करना है, इसलिए सडीना और पिडमेंट को इंटरनेशनल अफेयर्स में जोड़ दे रहे हैं। वहाँ पे जोड़ना मतलब क्या है कि हम भी हैं आपके साथ, डोंट वरी, ताकि यही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम वहीं के हैं, वो इटली तभी यूनिफाई हुआ नहीं है। इन अनर्ट्स, यदि मैं छोटे भाषा में तुमको बात करूँ कि ऑर्डर टू रियल पॉलिटिक्स फॉर दैट, ये पूरा रियल पॉलिटिक्स में बिलीव करते थे, कोई इधर उधर का नहीं है, प्रैक्टिकल बिलीव करते थे, कोई थ्योरी वाला को बिलीव नहीं, जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से अपने आप को ढाल देना है। Thus led by Cavour in 1855, Sardina joined Britain and France against Russia in the Crimea War। हो तो गया बात, इसलिए वही तो जेस्चर दिखा इसका, नहीं बोले थे कुछ सैनिक भेज दिया गया था, तो खुश हो गया लोग, वाह क्या बात है, इतना बुरा स्थिति फिर भी भेज दिया तुम हमको, हेल्प करेंगे तुमको, टेंशन मत लो, समझे। यही हुआ है कि जस्ट मौका मिला क्रीमिया वार में, बताओ किसी का फायदा नहीं हुआ, फायदा इटली का हुआ इसमें। तो बोल रहा है कि ये चीज़ 1855 में दिखा जब सडीना ने, यानी कि जो अभी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैवियर, सडीना ने ज्वाइन किया ब्रिटेन को और फ्रांस को अगेंस्ट रशिया इन द क्रीमिया वार 1855 का। सडीना डिड नॉट विन टेरिटरी, कुछ नहीं मिला टेरिटरीज को, बट इट डिड हैव अ वॉइस एट द पीस कॉन्फ्रेंस। जब कॉन्फ्रेंस हुआ, पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो वहाँ पे उसका था बोलने के लिए, अरे भेजे हैं सैनिक, मजाक है क्या,
और जेस्चर वेलकम किया, और जब बुलाया उसको तो उसके बिहाफ में हमारे कैबियर गए वहाँ पे, और वहाँ पे अटेंड हुआ है मीटिंग, और बोला कि हम पसंद करते हैं आपके जेस्चर को। सेलिना ऑल्सो गेन द अटेंशन ऑफ नेपोलियन ट्री, और वहाँ पे अटेंशन मिल गया, वाह ये है मतलब दिल का राजा आदमी है, तो यहाँ पे अटेंशन मिल गया, तो प्रॉमिस होगा 10 तरह का, वहाँ पे सनम मिल गया है, तो समझ रहे हो ना आप कितना प्रॉमिस होगा। कोई दिक्कत है, हमको बड़ा भाई है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है ना, तो यही होता है, बड़ा भाई है, तुम क्राइसिस के टाइम में हमको हेल्प किया है, कोई दिक्कत होगा तो बोलना। तो मन में सोच रहा है कि यही दिन का तो इंतजार था, बुलाएंगे और नन्नू बाबू करेगा और बुलाएगा, और उसको भी भगाना है उसको वहाँ से तो गरीब बेल्टी से भगाएगा। देख रहे हो ना कि कितने साथी होते हैं लोग, सब कंट्री को यूनाइट करने के लिए कितना छल कपटी काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे एथिकल आदमी सब मरा जाएगा, जो बात है। तो देखो क्या हुआ, सीक्रेट डील विथ फ्रांस। क्या हुआ सीक्रेट डील फ्रांस के साथ, कि देखो 1858 में कैबियर सेटल्ड अ सीक्रेट डील विथ नेपोलियन ट्री who assured to assist Sardinia in case it face a war with Austria। सही बात है ना, यदि ऑस्ट्रेलिया आपको धमकाएगा हम हेल्प करेंगे। नेपोलियन ट्री ने बोला आई विल हेल्प यू। अ ईयर लेटर द इंसाइटफुल कैबियर प्रोवोक्ड दैट वार विद ऑस्ट्रिया। क्यों बगावत करवा दिया नीचे, बोले तो थे तुम लोग को, हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया आया अटैक करने के लिए, अब आएगा फ्रांस दौड़ते हुए हेल्प करने के लिए, प्रॉमिस किया है। विद द हेल्प फ्रॉम फ्रांस सर्डिना डिफीटेड ऑस्ट्रिया और लंबाडी को ले लिया। मगर दिक्कत क्या है, दूसरा वाला नहीं हुआ, वेनेसिया नहीं हुआ, लंबाडी को ले लिया, वेनेसिया नहीं हुआ। और भी अब गुस्सा हो जाएगा ये, क्योंकि अब समीकरण चेंज हो गया, अब एक लंबाडी रख लिए। अब जब चल रहा है वार, तो विक्टर ने क्या बोला, विक्टर एमैनुअल ने क्या बोला, छोड़ दो, रहने दो, अब अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वेनेसिया को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो बोला कि नहीं करेंगे तो करेंगे, हम चाहते हैं, पाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने पूरा खत्म कर देना ऊपर से से। बोला ये टाइम नहीं है, तो बगावत, प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दिए। फिर आए लौट के, जब गैरिबल्डी का एक्टिविटी देखे हैं, बोले कोई बात नहीं, नॉर्थ से नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, साउथ से करेंगे। तो यही चीज़ हुआ। देखो विद द हेल्प ऑफ फ्रांस सर्डिना ने डिफीट कर दिया ऑस्ट्रिया को, और लंबाडी को अपने हाथ में रख लिया। इट वॉज द फर्स्ट कंक्रीट स्टेप विच फर्दर गैल्वेनाइज द यूनिफिकेशन। ये पहला स्टेप था जो कि और प्रभावित किया है को आगे बढ़ने के लिए, कि यह कंट्री हो सकता है यूनाइट। आज हम इसको लिए हैं, कल हम उसको लेंगे। तो एक गैल्वेनाइज करना मतलब क्या, इम्पेटस, गैल्वेनाइजेशन, इम्पेटस देना। यस हो सकता है, फ्यूचर दिख रहा है हमको इटली का यूनिफिकेशन का। प्लेबिसाइट, लोगों का क्या इच्छा है, जुड़ना चाहता है। तो देखो इन द सेम ईयर इन प्लेबिसाइट द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल स्टेट्स वोटेड ओवरवेलिंग टू जॉइन पिटमैन। हो तो गया, तुमको क्या चाहिए। जब उसी ईयर, जिस ईयर ये तुम्हारा ले लिया गया 1858 में, जिस ईयर इतना बड़ा अटैक हुआ, 1858 या 59 कह सकते हो, एक साल बाद, ठीक है, अराउंड 60 यू कैन से। उसी साल प्लेबिसाइड भी हुआ। प्लेबिसाइड मतलब लोगों का इच्छा क्या है, उसका वोटिंग राइट जानने का प्रयास किया। तो बोला कि नहीं, हम पिटमैन के साथ आना चाहते हैं। पिटमैन मतलब क्या, एक इटली का ख्वाब है बनने का, क्योंकि इटली को वही रिप्रेजेंट कर रहा है अभी। तो नॉर्दर्न और सेंट्रल स्टेट मतलब वही पेपल स्टेट्स, बहुत खुल के एकदम मिजाज में हम ज्वाइन करेंगे तो करेंगे। अब देखो ट्रीटी हुआ टूरिन का, टूरिन वही जगह है, देख रहे हो जगह, याद आया टूरिन वाला जगह, बिल्कुल देख लेना। नेपोलियन रिकॉग्नाइज पिटमैन एनेक्सेशन, नेपोलियन ने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, टूस्कानी आपका है, मोडेना आपका है, परमा आपका है, बोलोगना आपका है। जब अब मैप देख लो कौन सा एरिया है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ जब टूरिन हुआ तो नेपोलियन जो बैठे हुए थे फ्रांस में, उसने बोला कि ठीक है, मेहनत की है, ये आपका हुआ, हम आपको सौंपते हैं। क्योंकि एक फॉरेन पावर का जब रहेगा, से रहेगा तो डोमिनेंस नहीं रहेगा जी। तो कुछ कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया को दबाने के लिए है, फ्रांस बैठा हुआ है ऊपर में। तो देख लेना जाके, यानी कि मोडेना भी, पार्मा भी, बोलोगना भी, टुस्कानी भी सब हाथ में आ गया। तो फर्स्ट पार्लियामेंट, अब देखो पार्लियामेंट किस तरह होता है वहाँ पे। तो अभी भी कंट्री यूनाइट नहीं हुआ, आस्ते आस्ते ले रहा है सब। तो 1860 में रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल नॉर्थ स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम वेनेसिया, क्यों वेनेसिया भी उसके अंदर है, लंबाडी के लिए ना, क्यों, क्योंकि वो तो अभी भी ऑस्ट्रिया कंट्रोल के अंदर है। जितने भी नॉर्दर्न स्टेट्स है जो आए हैं पिटमैन के अंदर, वो सभी से वॉज स्टिल गैदर्ड एट द पिडमोंटीज कैपिटल ऑफ टूरिन, क्योंकि टूरिन उस समय कैपिटल था पिडमैन का। टूरिन है ना, वहाँ पे एरिया है ना, टूरिन जगह का नाम है, पिडमैन का कैपिटल।
वहाँ पे सभी गैदर हुए और सब नॉर्दर्न इटली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसमें केवल एक तुम्हारा कौन नहीं आ रहा है, वेनेशिया नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी भी कब्जा कर रखा है उसको। एंड अटेंड द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इनलार्ज किंगडम, जो बढ़ा है, इतना बड़ा साम्राज्य हुआ है। पिटमैन का तो अपना था ही लेजिस्लेचर, क्योंकि तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना दिया था, जिसके पीएम खुद हमारे कवियर थे। तो अब पहली बार नॉर्दर्न इटली से लोग आ रहे हैं, अब वहाँ बैठे हैं, तो ये तो सोचेंगे कि नॉर्थ इटली है, अब तो नीचे आप और नीचे भी करेंगे, और नीचे तो सेंट्रल वाला में तो हो ही गया, सेंट्रल वाला में तो प्लेबिसाइड हो ही गया है, और नीचे गैरिबल्डी भी आएंगे। तो लोगों का जब तक इच्छा नहीं जुड़ेगा तब तक कंट्री बन ही नहीं सकता। आप पार्लियामेंट का आना, साथ में आना मतलब क्या, लोग साथ में आना, क्योंकि उसी का रिप्रेजेंटेशन है। आगे देखो, तो स्टेटस ऑफ स्टेट्स क्या क्या था, तो चलते चलते हैं जहाँ तक पहुँचता है, आई एम गेटिंग आउट ऑफ टाइम, मैं ठीक है फ्लो में बैठ जाओ, ठीक है ना। इन 1860 और नॉर्दर्न इटालियन किंगडम्स अंडर द लीडरशिप ऑफ विक्टर इमैनुअल II existed alongside the papal states in the middle of the peninsula and the kingdom of two Sicily। देखो क्या बोला जा रहा है कि साथ साथ एक पेपल स्टेट्स का भी अपना है, जो कि मिडल पेनिनसुला में यानी कि सेंट्रल में है, और किंगडम ऑफ टू सेसल्स, ठीक है, एक साथ वो किए हैं, सब साथ आए हैं। द पेपल स्टेट्स वर रूल्ड ओवर द पोप, जानते हो पोप कर रहे हैं, पेपल स्टेट्स क्या पूरी तरीके से रूल्ड बाय द पोप, पोप कर रहे हैं। और टू सिसल्स वो बॉर्बन रूलर के अंदर है, तुम जानते हो, जिसको ऑस्ट्रेलियन एम्पायर क्या पहले ट्रीटी किया था, वो उसको हेल्प कर रहा है। तो दिक्कत क्या है कि सेंट्रल और नॉर्थ तो यूनाइट हो गया है एक्सेप्ट योर वेनेशिया, सेंटर तुम्हारा पूरी तरीके से पेपल स्टेट है जो पोप कर रहा है, और नीचे वाला पूरी तरीके से बॉर्बन डायनेस्टी है जो कि फ्रांस वाला है, फ्रांस का है, और ऑस्ट्रेलियन असिस्ट भी कर रहा है उसको, क्यों, क्योंकि उसको स्टेटस को वाला चाहिए था। The only northern state that remained out of the control was Venetia, undoubtedly, वही बात बोल रहा है कि बस 1860 में कोई एक नॉर्दर्न स्टेट्स था जो पिडमेंट के अंदर नहीं था, तो वेनेशिया है, क्योंकि अभी भी ऑस्ट्रिया के अंदर है। अब चाहिए रियल पॉलिटिक वाला आदमी है के भी, और उसको तलाश चाहिए, और सडोबा भी होने ही वाला है। अब उस समय धर लिया, फिर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उधर उठाया, इधर अटैक कर दिया, फोर्स उधर जाएगा, क्योंकि उधर पर्सिया और उसका वार होगा। तो कैसे, तो नीचे देखते हैं कि टू सिसल्स मतलब क्या होता है, नेपल्स एंड योर सिसिली, बिल्कुल सिसिली, ये वाला नेपल्स और सिसिली। देखो आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ द ग्रेट डची ऑफ टस्कानी, टस्कानी तो हो गया अपना, दे दिया हरी झंडी, नेपोलियन ट्रीटी ने दे दिया। द डचीज ऑफ मोडेना एंड फार्मा एंड द रोमाग्ना टू पिडमेंट इन मार्च 1860, ये हो गया इसका। इटालियन नेशनलिस्ट सेट देयर साइड्स ऑन द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, ये तो अपना हो गया। अब मेरा ध्यान पूरी तरीके से टू सिसिलीज पे है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा नॉर्दर्न मेनलैंड ऑफ इटली का, हाँ नीचे का, साउथ इटली का मेन पार्ट है ना नीचे वाला। एंड सिसिली एज द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड द ड्रीम ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ऑल इंडियन आइलैंड स्टेट्स, समझे बात को। तो कहने का मतलब क्या कि बस हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है नीचे कर देंगे, बीच में रहेगा तो सैंडविच हो जाएगा, अपने आप खा जाएंगे उसको, है ना। इन ऑर्डर टू लिबरेट द टू सिसिलीज फ्रॉम द बॉर्डर रूलर कैवियर आर्किटेक्टेड एंड एक्सपीडिशन अंडर गैरिबल्डी, सही बात है ना। तो एक्सपीडिशन जाओ गैरिबल्डी संभाल लो नीचे तुम, क्यों। अब ये बात बहुत कुछ नहीं बोला यहाँ पे, तो बोला ना कि वहाँ पे नहीं हुआ तो हम नीचे भेजेंगे, तो बहुत सारा नहीं भेजा, तो बहुत सारा वो हमारे पुराने नोट से मैच कर गया कि हम ऊपर से नहीं हुआ हम नीचे से करेंगे। तो ये बात समझो कि ये अलग क्रोनोलॉजी से दिया है, समझे। तो अब जब हमको साउथ से करना है तो गैरिबल्डी को एक्सपीडिशन भेज दिया कि जाओ भाई देखो तुम नीचे। द एक्सपीडिशन वॉज एम्बिशियस एंड रिस्की वेंचर एमिंग टू कन्क्वेस्ट, बहुत एम्बिशियस था, क्यों नहीं एम्बिशियस हो, देखते हो कि उसके बाद गैरिबल्डी का क्या एटीट्यूड रहा है, तुम जानते ही हो। रिस्की था, विद 1000 मैन अ किंगडम विद अ लार्जर रेगुलर, बताओ कुछ आदमी चुनिंदा व्यक्ति जा रहा है उसको यूनाइट करने के, लिबरेट करने के लिए, और एक खतरनाक पहले से पावरफुल नेवी बैठा हुआ, रेगुलर आर्मी बैठा हुआ, स्टैंडिंग आर्मी बैठा हुआ, उसको साथ लड़ना मुश्किल है ना जी। तो एक्सपीडिशन ऑफ थाउजेंड्स लेड बाय द गैरिबल्डी लैंडेड इन सिसिली, वहाँ पे गया, ठीक है, किंगडम को अटैक करने के लिए बॉर्बन से। तो उस तरह एक्सपीडिशन करने के लिए गया, कुछ चुनिंदा आर्मी को ले गया वहाँ पे, और इतना बड़ा साम्राज्य है, टू सिसिली का अपना है। क्या हुआ वहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड शर्ट जो ये 1000 है जो गैरिबल्डी कर रहे हैं, ये लाल कमीज वाला रेड शर्ट वाला, इसका अपना 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 टी शर्ट होता है, अपना अपना डिज़ाइन होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो ये क्या है कि 1000 रेड शर्ट वाले लोग जो लीडरशिप गैरिबल्डी
वो मार्सला सिसिली में लैंड किए हैं मई 11 1860 को। द पॉलिटिकल एम्बिशियस वॉज ऑलरेडी सरचार्ज अगेंस्ट द फॉरेन रूल एंड करप्शन इन द गवर्नमेंट इन द टूर। हाँ, जो करप्शन हो रहे थे उसको लेके लोगों में बगावत था कि बहुत करप्ट गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट डायनेस्टी, समझा, इसके बारे में आरोप लगा था। तो इंजॉइंग द पॉपुलर सपोर्ट ऑफ पीपल, पीपल का सपोर्ट तो होगा ही कि चलो हम यूनिफाई करना है, क्योंकि अब जब सेंट्रल ने बोल ही दिया प्लेबिसाइड में तो वो असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा साउथ पे। आर यू गेटिंग मी, समझ रहे हो बात को? Enjoying the popular support of people, Garibaldi captured Palermo, the capital of Sicily, by the end of May. Popular support मिल गया, capture. In late August, he crossed over the mainland. Mainland को क्रॉस किया, नेपल्स को, mainland, और वो भी तुम्हारा 1860 में धर दिया। The thousands had deserted from the royal system. भाग गया, अब मतलब छोड़ दिया, भागा नहीं, छोड़ दिया और गैरिबल्डी को सपोर्ट करने के लिए गया। यस, यही तो है। फाइनली जाके सरडिना में सब मिल गया, इसलिए मिल गया, तो ये ले लिया। अब बीच का बचा हुआ है अभी, तो ये भी देख ही लेते हैं। वेनेसिया एंड पेपल स्टेट्स, ठीक है, आई एम एंजॉयिंग, फ्लो में, ठीक है। वेनेसिया एंड पेपल स्टेट्स कैसे लिया गया देखो। आफ्टर विनिंग द 2 सिसिलीज ओनली 2 इटालियन, अब तो ले लिए, इसके बीच में बहुत कुछ हुआ है, कैसे फ्रांस से क्या क्या करवाना पड़ा, क्या क्या नहीं हुआ वो जानते हो उधर। अब जो भी छूटेगा अफसर वो दूसरा नोट्स में आ जाएगा, तो सबको बढ़िया से कर लेना कंपाइल करके। आफ्टर विनिंग द 2 सिसिलीज ओनली 2 इटालियन स्टेट्स जो आउटसाइड थे, वो वेनेसिया थे, अभी भी ऊपर पड़े हुए हैं, और एक पेपल स्टेट्स। वेनेसिया वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया, अनडाउटली, जान रहे हो बार बार आ रहा है। अब पेपल स्टेट पोप कर रहा है। पोप बीइंग द रिलीजियस हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च एंजॉय द सपोर्ट ऑफ कंजर्वेशन इन फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। क्यों? अरे भाई कैथोलिक चर्च है, रिलीजन है, ये सपोर्ट करेगा ही, ऑस्ट्रेलिया दोनों सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कैसे हटाए? एक का हेल्प करके दूसरे को मार रहे हैं, अब दोनों तो फिर चाहता है कि सेंट्रल में वही रहे, अब करे तो करे क्या, बहुत डायलेमा वाला सिचुएशन है, एक को पकड़ के दूसरे से लगवा रहे हैं, और ये वाला चीज़ में दोनों का इंटरेस्ट छुपा हुआ है, अब क्या करें? देखो, thus to attack the territories of Pope meant antagonizing France and Australia, जो कि सरडिना नहीं चाहेगा ऐसा करना। डायलेमा सिचुएशन। तो आप डिप्लोमेसी देखो कैवियर का, अब कैसे डिप्लोमेसी खेलते हैं। बट आफ्टर कैप्चरिंग नेपल्स गैरिबल्डी डिसाइडेड टू एडवांस टू रोम। जब वो कैप्चर कर लिए तो गैरिबल्डी चाहे कि अब रोम की तरफ जाना है हमको। इंस्टेंट ऑफ स्टॉपिंग इन नेपल्स, नेपल्स में स्टॉप हो जाना चाहिए था उसको, क्योंकि उसको तो उतना ही भार दिया गया था कि बाबू तुम नीचे कर लो, शांत रहो। एम्बिशियस, हम कर सकते तो वो भी कर सकते, पीपल तो बोल ही रहा था सेंट्रल में कि होगा हमारा साथ। कैवियर बिकम इंक्रीजिंग वरी बिकॉज ऑफ दिस, कैवियर को लगा टेंशन, क्योंकि कैवियर है रियल पॉलिटिक्स में बिलीव करने वाला आदमी। इफ रोम वाज अटैक्ड, देखो यदि कैवियर के हिसाब से यदि रोम में अटैक होता तो फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया वुड इमीडिएटली हेल्प द पोप, पोप को हेल्प करता, एंड क्रश द अपोजिंग आर्मी देयर बाय डिस्क्रेडिटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द एजेंडा ऑफ यूनिफिकेशन। अब वहीं पे धरा का धरा रह जाता, तो दोनों मिलकर अटैक कर देता, और ये चीज़ होने नहीं देना चाह रहा है कैवियर। अगर गैरिबल्डी ओवर एम्बिशियस हो गया है तो वो चाह रहा है कि उधर भी रोम पे भी साम्राज्य अपना फैलाए। अब देखो इस स्थिति में क्या करेगा लोग। तो इन अनदर स्पार्किंग मूव ऑफ डिप्लोमेसी, यानी कि गजब का डिप्लोमेसी देखो तुम कैवियर का, कि कैवियर इनकरेज राइट्स एंड अपराइजिंग इन द पेपल स्टेट्स, दस गिविंग द पिडमोंटिस ट्रूप्स अ रीजन टू कम अंडर द प्रिटेक्स ऑफ मेंटेनिंग ऑर्डर। बगावत करवा दिया वहाँ पे सेंट्रल इटली में, पेपल स्टेट्स में, अपराइजिंग रेबिलियन अंदर से, ताकि अब पिडमेंट वाला जो आर्मी है, गैरिबल्डी वाला आर्मी है जो भी है, वो आएगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। कोई बात नहीं, हम हैं ना, दुख मत होइए, हम हैं। संतावना। इन 1860 2/3 ऑफ पेपल स्टेट्स जॉइन पिडमेंट एंड रोम लेफ्ट अलोन। क्या हुआ? 1860 में 2/3 जो पेपल स्टेट्स था वो पूरी तरीके से पिडमेंट में आ गया, यानी कि छोटा सा भाग बच गया। विक्टर एमैनुएल II न्यू किंग ऑफ इटली हो तो गया, नया किंग बन गए। अभी भी पूरा आजाद नहीं हुआ, वेनेसिया है ऊपर। एज द पिडमोंटीज आर्मी बाईपास रोम एंड रिमेनिंग पेपल स्टेट्स विच रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ रोम। क्या बोला है कि जो पिडमेंटीज जो क्या क्या किए हैं, आर्मी बाईपास रोम एंड रिमेनिंग पेपल स्टेट्स,
एंड मार्च साउथ। गैरिबल्डी गेव अप कमांड ऑफ हिज आर्मी एंड सो अंडर, गैरिबल्डी ने दे दिया, ठीक है, विक्टर एमानुएल ही करेंगे काम सब। मगर एज अंडर विक्टर एमानुएल टू इट वाज नॉट द डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक गवर्नमेंट दैट वाज टू फाउंड बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मगर विक्टर एमानुएल के अंदर क्या होता, कुछ मोनार्की बनता है, यानी कि हेड सम्राट जाता वही। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस विक्टर टू प्रोक्लेम द न्यू किंग ऑफ इटली, क्योंकि जितने भी यूनिफाइड है उसके लिए कौन किंग बनेगा, इटली, वही विक्टर, विथ फ्लोरेंस जो होगा कैपिटल होगा। तो यहीं तक रखते हैं, चलो ठीक है, आने वाले समय में आगे का देखेंगे। इट वॉज सो नाइस क्लास। यस, मजा आ रहा है।